अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़, सोशल एंड हेल्थ टिप्स और एंटरटेनमेंट से सजा हुआ शो आपके लिए लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और नाजरीन, कहा जाता है कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है और इस कहावत को पाकिस्तानी कौम अक्सर सच भी साबित करती है। अब की बार भी हुआ कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तानियों ने महंगी बिजली के मामले में हुकूमती वादों का इंतज़ार करने की बजाय खुद एक फैसला लिया और वो फैसला ये था कि सोलर एनर्जी यानी सूरज से बिजली हासिल की जाए। और फिर देखते ही देखते पाकिस्तान सोलर पैनल्स दरामद करने वाला इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। जी हाँ, और बरतानवी रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने सिर्फ गुज़िश्ता एक साल में 17 गीगावाट के सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए हैं। सोलर पैनल्स की ज़्यादातर मांग घरेलू सार्फिन, छोटे कारोबार और तिजारती इदारों की तरफ से है, जो महंगी और गैर यकीनी सरकारी बिजली के मुकाबले में सस्ती और काबिल एतमाद तवानाई हासिल करना चाहते हैं। वो कहा जाता है ना कि अंधेरों से लड़ने के दो ही रास्ते मौजूद होते हैं, या तो फिर आप शिकवा करते हैं या फिर शुरुआत करते हैं। और पाकिस्तानी कौम ने शुरुआत का रास्ता चुना है। उम्मीद है कि ग्रीन एनर्जी की जानिब हमारा ये पहला पाकिस्तान को अब एनर्जी के शोबे में खुद कफालत और रोशन इम्कानात के एक नए दौर में लेकर जाएगा। तो जनाब, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। हम आपको लिए चलते हैं जनाब, हमारा रेगुलर सेगमेंट है वेदर अपडेट्स का। तो नजफ, ओवर टू यू। आइए आपको मौसम की सूरत हाल समझाते हैं थ्रू ग्राफिक्स। मुल्क के मैदानी अजला में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ के दौरान सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में दिन के औकात दर्जा हरारत मामूल से 8 डिग्री ज़्यादा रहने की पेशगोई की है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां सूरज खूब चमकेगा। गिलगित में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू में टेम्परेचर आज ज़्यादा से ज़्यादा 21 और कम से कम 5 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। और अब नज़र डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहां बेशतर इलाकों में सूरज का राज रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 28 और कम से कम 10 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी में मौसम खुश्क रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की तरफ, जहां बेशतर अजला गर्मी की लपेट में रहेंगे। पेशावर की बात करें तो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 29 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। जनूबी अजला में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं सुबह पंजाब का मौसम, जहां गर्मी जोर पकड़ने लगी है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का जिक्र करें तो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 35 और कम से कम 22 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ रुख करते हैं, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 41 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। और अब आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की जानिब, जहां बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। सिब्बी में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया है। दारुल हुकूमत कोयटा का तस्करा करें तो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 34 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां सूरज कहर ढाने लगा। शहीद बेनज़ीराबाद टिंडोजाम में पारा 46 डिग्री को छू गया है। मिनी पाकिस्तान
कराची का जिक्र करें, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 36 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की जानिब चलते हैं, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बालाई और वस्ती असला में मौसम शदीद गर्म और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। प्रोग्राम के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। मुल्क की सियासत की बात हो जाए तो सियासी हलचल है कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती नजर आ रही है। अमेरिका के 3 रुकनी वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया। इस दौरे के दौरान वफ्द ने आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। अमरीकी वफ्द की खास बात यह थी कि इसमें 2 अरकान कांग्रेस ऐसे भी थे जो बानी PTI की कैद पर सवालात उठाते रहे हैं और उनकी रिहाई का मुतालबा करते रहे हैं। इस वक्त से तहरीक इंसाफ ने बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थी। ताहम अमरीकी वफ्द की मुलाकातों के बाद PTI को मायूसी का सामना करना पड़ा है। अमरीकी वफ्द की वफाकी वज़रा और सियासी जमातों के अरकान से भी मुलाकात है, जिसमें PTI के चंद एक रहनुमाओं ने भी शिरकत की, जिसके बाद तहरीक इंसाफ में एक नया महाज देखने में आ रहा है। PTI रहनुमा आतिफ खान ने मुलाकात के लिए दावतनामा मिलने की तस्दीक की और बताया है कि एम्बेसी से दावतनामा आया था, हमने शिरकत की। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा को भी मुलाकात का दावतनामा दिया गया था। ताहम PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने आतिफ खान के बयान की जो तरदीद कर दी और कहा है कि अगर दावतनामा मौसूल होता है तो हम मुलाकात के लिए शिरकत ज़रूर करते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का, एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपसे जानना चाहेंगे कि अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द ने पाकिस्तान का जो दौरा किया और उनसे आला सियासी और अस्करी क़यादत ने मुलाकातें की, अरकान कांग्रेस के दौरे की कितनी अहमियत है, कितनी अहमियत का हामिल ये दौरा है और इसके मकासद क्या है? ये पाकिस्तान कॉकस से मुतालिक लोग हैं और इनमें एक मेंबर ने फ्री इमरान खान की बात की थी डॉक्टर आरिफ अलवी के बाद, मुलाकात करने के बाद। उसके बाद PTI ने ये समझ लिया और ये मैसेज बनाया गया कि ये तो इमरान खान से मिलने के लिए आ रहे हैं और उस पर वो बात करेंगे। वो आए थे कि पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी का जो हो रहा है मामला, वो और पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू करने। और आतिफ खान साहब ने कहा कि हम तो 22 मिनट की वो तकरीब थी जिसमें PMLN की खातून MNA ने की बात की और अमेरिकन ने बात की और हम गए और वापस आ गए। अच्छा, ये आर्मी चीफ से 1 घंटे की मुलाकात थी, 2.5 घंटे पे मुश्तमिल रही और बाकी तमाम लोगों से ये मिलते रहे मुख्तलिफ उसमें। लेकिन जो PTI ने ट्रोलिंग शुरू कर दी इनकी और इनसे अब बाहर वहाँ अमेरिकन पाकिस्तानी जो हैं उनसे भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं कि जी आपने ह्यूमन राइट्स पे क्यों नहीं बात की, आप आर्मी चीफ से मिलने क्यों चले गए। लेकिन इन लोगों ने अमेरिका पाकिस्तान की बात की और पाकिस्तान के उस लिहाज से बेहतरीन काम रहा कि उन्होंने दौरे को मसफत करार दिया। बाकी ये जब जाएंगे कांग्रेस में रिपोर्ट करेंगे, कमेटियों में जाएंगे तो सामने आएगी बात। लेकिन क्या इनको कोई मजबूर करके बयान दिलवा सकता है? इनके जो इंटरव्यूज चल रहे हैं कोई ये तो नहीं है कि किसी ने प्रेशर दे के बात करवा ली हो इनसे। लिहाजा इसकी अहमियत हो वो पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस पे है, लेकिन जिन लोगों ने इनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, मेरे ख्याल में फ़िलहाल उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। अच्छा आमिर साहब, ये भी बताइएगा, ये अमेरिका का दूसरा वफ्द है जिसने हालिया दिनों में पाकिस्तान का दौरा किया। अमेरिकी वफूद के ये जो दौरे हैं पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश है या महज सरमायाकारी, तजारत या सिक्योरिटी तक ही महदूद हैं? देखें, जो वफ्द आया था पहले वो मिनरल्स माइंड्स के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनकी हुकूमत की तरफ से शिरकत थी, और दूसरा अब ये वफ्द आया जो पाकिस्तान की वाशिंगटन में एम्बेसी ने पूरी तरह तैयारी करा के इन लोगों को इनवाइट करके पाकिस्तान भेजा। तो ये तो आप देख लें कि ये पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस के ऊपर है कि हम उनको बता रहे हैं। ज़ाहिर है कि उनकी इंसानी हकूक़ के हवाले से एक पोजीशन ज़रूर होती है, किसी भी मुल्क की होती है, लेकिन ये तो अगले मुल्क के ऊपर है कि वो जवाब क्या देता है, बताता क्या, और ये जाके क्या रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, मसला यही है कि हमने हर चीज़ को सियासत के साथ रिलेट कर दिया है कि अगर एक सियासी जमात अताब में है तो वो समझती है कि इसके अलावा दुनिया में कोई इशू नहीं है। बिल्कुल इशू उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए है, लेकिन ना तो किसी गैर मुल्की मेहमान की इंसल्ट करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी हवाले से आया हो।
और ना ही उनकी ट्रोलिंग जो हमारे यहाँ का वतीरा बन गया है, जो बहुत अच्छी बात किसी तरह भी नहीं कहलाई जा सकती। वो आए हैं, वो मिल रहे हैं, तो जब इनके अपने लोग पीटीआई के कह रहे हैं कि फलां को दावत थी, फलां को दावत थी, कोई मुल्तान था, कोई पेशावर था, वो नहीं पहुंच सके, तो ये तो कसूर इनका है। ये पहुंचते राणा साहब वो कह रहे हैं कि हमें जो चीफ विप हैं आमिर साहब, उनको 11th आवर पे दावत दी गई, वो अपने घर पे थे, वीकेंड था, तो वो अपने गांव में मौजूद थे, वो यहाँ पहुंच ही नहीं सकते थे। जब पीटीआई की पूरी क़यादत ये राग अलाप रही थी कि अमेरिका से जो वफ्द आ रहा है वो इमरान खान के लिए आ रहा है, मिलने के लिए आ रहा है, तो इनके लोगों को उनके 2-3 दिन के लिए इस्लामाबाद में रहना क्या मसला था? कि अगर वो बात दुरुस्त है कि मुल्तान वाले ये कह रहे हैं कि 11th आवर पे आई, तो पेशावर से आने में कौन सा मसला बनता है? मुझे बताएं ना कि कितना बड़ा वो इशू है कि वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते थे बैरिस्टर गौर। ये अपनी अपनी तरजीहात की बात होती है कि हर चीज को तमाशा बना लेना और लोगों के साथ हुस्न सलूक ना करना, यही इनको नुकसान हो रहा है पीटीआई को। यही इमरान खान साहब जब वजीर आजम बने तो वो सिफारती आदाब का ख्याल नहीं रखते थे, तो बहुत सारी मुश्किलात पाकिस्तान ने फेस राणा की साहब, हैं। ये जो बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि हमें बुलाया नहीं गया, पर इन्हें ना बुलाने की फिर क्या वजह हो सकती है? देखे ना, वो उनसे बुलाया ना गया, इनसे आया ना गया, क्या बंदा कहे? मुख्तलिफ तौजीहात हैं हर बंदे की पीटीआई की, ये किसी ने बाहर से नहीं की। तो ये तो अब इनका ही काम है ना कि जो गए थे वो बात क्यों नहीं कर सके, और जो नहीं आए वो क्यों नहीं आए, नहीं बुलाया था तो इनके लोग क्यों कह रहे हैं कि जी उसको बुलाया था और वो नहीं पहुंच सके। ये किसी और ने तो नहीं बात की, ये पीटीआई के अपने लोगों ने की है। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, आप केनाल्स के हवाले से के मामले पर बात कर लेते हैं। दरअसल सिंध से नहरें निकालने का ये जो मामला है, हम देख रहे हैं शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत की हमायत ख़त्म करने की धमकी दे दी है। क्या पीपल्स पार्टी की हमायत ख़त्म करने से हुकूमत का क़याम ख़तरे में पड़ सकता है? आपको क्या लगता है? धमकी की जरूरत ही नहीं, सदर मुमलिकत 2 लफ्ज लिखें, 2 सेंटेंस के, शहबाज शरीफ साहब आप एतमाद का वोट लें तो हुकूमत धड़म से गिर जाएगी, बचनी होगी बच जाएगी। लेकिन ये सियासत हो रही है इसके ऊपर। बहरहाल गवर्नमेंट को इस पे आगे आना चाहिए। तादी जमात उनकी परेशान है सिंध के अंदर के, उनके कौम परस्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा तहरीक बर्पा किए हुए हैं, जिसपे जरदारी साहब ने मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंट के खिताब करते हुए कहा था। बिलावल कह रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए कि अब इस मामले पे चाहे सीसीआई की इजलास की मीटिंग बुलाएं। अगर कोई सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी गई थी तो उसकी हकीकत वो तो पीपल्स पार्टी बयान कर रही है कि सदर मुमलिकत के पास अथॉरिटी तो कोई नहीं है कि आप उनको ब्रीफिंग दें और आप कहें कि हाँ उन्होंने नोट कर दिया था कि जी बिल्कुल ठीक है जी, आप नोट कर दिया है और आप चला लेंगे इसको। इस तरह नहीं हुआ करता। तो बहरहाल ये मसला लोगों के दरमियान में जिसमें हैजान बर्पा हो जाए, लोग टेंशन में आ जाएं। पानी की कमी तो एक ओवरऑल दुनिया भर में जहाँ आ रही है, पाकिस्तान तो उसका मुसलसल शिकार है। हमारे यहाँ रिजर्वाइज नहीं बनने दिए गए, कालाबाग डैम को सियासत की नजर किया गया। अब अगर कोई प्लानिंग हो भी रही है कि नहरें बनानी है, तो उसका हल बातचीत है, उसका हल ये नहीं है कि बस छोड़ दिया जाए कि अच्छा देख लिया जाएगा, जब होगा वक्त होगा। तो उससे गड़बड़ ज्यादा होती है। हुकूमत को ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल सही। राणा साहब, ये भी बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की हम बात कर लेते हैं। एक तरफ बैकडोर राब्तों का दावा हो रहा है, आजम सवाती ये कह रहे हैं कि रवा हफ्ते बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, मगर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने दूसरी जानिब एहतजाज की भी तैयारियां शुरू कर रखी हैं। पॉलिसी आखिर है क्या पीटीआई की जो कि समझ आ सके? तहरीक इंसाफ मुफाहमत के रास्ते पे है या फिर मुजाहमत के? इमरान खान कहते हैं संगजानी भी चले जाओ एक पार्टी को, और दूसरी को कहते हैं डी चौक आ जाओ। बस इनकी पॉलिसी यही है कि डरा के रखो, दबा के रखो। तो 3 साल में तो ये अपने लिए कोई ऐसा फैसला नहीं ले सके कि वो पॉलिटिकल हो। वो जैसे जुनैद अकबर खान ने शुरू की है बात, तो मेरा ख्याल है कि वो जो उनके साथी कोशिश करना चाह रहे हैं, ये उस पर पानी फेरने वाली बात है। ट्रस्ट डेफिसिट है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो इस्टेब्लिशमेंट में भी है, जो इमरान खान के लिए भी है। इमरान खान समझते हैं पता नहीं फिर धोखा ना हो जाए। वो वही धोखा तो तब हुआ जब आपने अपने आप को ये समझा कि मैं अब सब कुछ खुद कर सकता हूँ, DGI सही भी मैं लगाऊंगा। जो आपको लाए थे आप उनके सामने अकड़ गए। तो अब आपको समझ नहीं आ रही कि आप एक तरफ उन्हीं से समझौता चाहते हैं, लेकिन बदले में आप ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट चली जाए, ये जो सिस्टम है चला जाए। तो क्या उनको क्या मसला है जो सिस्टम बना के बैठे हुए हैं कि वो इमरान को बनाने के लिए और संवारने के लिए एक दफ़ा फिर वो करें? वो तो बड़ा टेस्ट कर चुके हैं इमरान खान साहब को, उनके बिहेवियर को, उनके ताल्लुकात बनाने की स्किल को कि दुनिया में कैसे करते हैं। तो उन्होंने तो फिर कहा था ना कि हम तो सियासत से पीछे हट रहे हैं। अब जब आप बार बार जाएंगे, हमला करेंगे उनकी पाकिस्तान की अपनी जो स्टेट की अलामतें हैं, तो फिर इस तरह बातचीत नहीं होती। आपसे माफी का कहा गया, आपने कहा नहीं मांगूंगा। आप कहते हैं कि मेरी भी शराइत पे आओ, तो वो शराइत आपकी मंजूर नहीं हो रही। तो
तो ये सारी कंफ्यूजन है और पीटीआई को बहुत जल्द इस पे फैसला करना चाहिए। जहां मुल्क को इसमें नुकसान हो रहा है वहां पीटीआई को और भी ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल सही है, मुल्क को भी नुकसान हो रहा है और तरीके इंसाफ को खुद भी नुकसान हो रहा है, और समझने की बात है और खुद इस बात का इदराक करने की बात है कि क्या ये जो पॉलिसी हम लेकर चल रहे हैं ये हमारे लिए सूदमंद है या नुकसानदेह। इस पर खुद ही जमात को गौर व फिक्र करना होगा। इसी सवाल के साथ ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद कुछ तस्करा छेड़ते हैं महंगाई की दुहाई का, जो कि हर घर, हर बावर्ची खाने, हर दुकान और हर जेब पर असरअंदाज हो रही है। इसके बावजूद हुकूमत ने महंगाई की शरह बढ़ने का नया अलर्ट जारी करके लोगों को खौफजदा कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई बढ़ने की रफ्तार में इजाफे की पेशगोई की है और ये भी बताया कि आइंदा माह से अफराते ज़र में मजीद इजाफा होने जा रहा है। और ये भी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि आइंदा बजट में खाने पीने की चीज़ों में 20 से 40% तक इजाफा हो सकता है, जो कि एक बड़ा इजाफा साबित होगा। हुकूमत का दावा है कि महंगाई की शरह कम होकर 3% के करीब आ गई है। आवाम को इसका रिलीफ मिल रहा है, मगर ज़मीनी हकायक कुछ और कहानी सुना रहे हैं। बाजार जाएं, किसी दुकानदार से पूछें या किसी घरेलू खातून से बात करें तो सब महंगाई की दुहाइयाँ देते नजर आते हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने भी खुद एतराफ़ किया है कि महंगाई में कमी का फ़ायदा आम आदमी तक नहीं पहुँच सका और मिडल मैन इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरी जानिब महंगी बिजली ने अवाम को मुतबादिल तलाश करने पर मजबूर कर दिया है और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा सोलर पैनल्स दरामद करने वाला मुल्क बन चुका है, जो इस बात का सबूत है कि अवाम हुकूमत की पॉलिसीज़ पर इन्हिसार करने के लिए कतन तैयार नहीं। और इसी तरह IMF की तरफ से बिजली के नए मुआहदों पर पाबंदियाँ, कार्बन लेवी की तजवीज़ और बिजली की खरीदो फरोख्त में निजी शोबे को शामिल करने भी आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफे का बायस बन सकते हैं। तो नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत नदीम उल हक साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि हुकूमत का दावा है कि महंगाई रिकॉर्ड सतह हद तक कम हो चुकी है, मगर गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई की शरह फिर बढ़ने का अलर्ट जारी कर दिया है। महंगाई कम होने की हकीकत क्या है और इसे बढ़ाने की वजूहात आपको क्या नजर आती हैं? देखिए जी, पहली चीज तो ये नोट करें कि जो CPI है जिससे हम महंगाई मेजर करते हैं वो एक बहुत महदूद बास्केट पे बना हुआ है। उसके अंदर मेरा ख्याल 50 से 60 आइटम्स हैं और वो एक गुरबत की बास्केट बनाएंगे जिसके ऊपर बना हुआ है। उसमें बहुत सारी चीजें नहीं आती, तो इसलिए महंगाई की उसके मेजर करें तो यस कम हुई है, बिल्कुल मानते हैं। बट ये है कि महंगाई पाकिस्तान में कितनी होनी चाहिए वो भी देखने वाली बात है। महंगाई पाकिस्तान में 5 से 7-8%, आई मीन इन्फ्लेशन, सॉरी महंगाई का मुझे मतलब नहीं होता, इन्फ्लेशन 5 से 7% बल्कि ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो एक जैसे बच्चा नहीं पढ़ रहा होता उस बच्चे को पढ़ने का ताकत देती है जी। तो हमें करना है, वो गौर करना है हमें वेजेस पे, हमारी एम्प्लॉयमेंट पे। जो लोगों का दुख किया है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़े इसलिए वेजेस नहीं इंक्रीज करेंगे, वेजेस नहीं इंक्रीज करेंगे तो महंगाई पिंच होगी। दुनिया जहान में मेजर होती है रियल वेज, ये महंगाई सॉरी वेजेस कितनी बढ़ रही है और महंगाई कितनी बढ़ रही है। अगर वेजेस बढ़ रही है, अगर आपकी आमदनी बढ़ रही है महंगाई से ज्यादा, तो आप ठीक कहते हैं। ये हमारा होना चाहिए तरीकेकार बात करने का। अनफॉर्चुनेटली हम महंगाई की एमपीली बात करते ये नहीं देखते कि दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही और एम्प्लॉयमेंट के साथ रोजी बढ़ रही। बिल्कुल, लोगों को रोजगार के कितने मौके मैसर है इन पर भी गौर करने की जरूरत है। नदीम साहब, अगर वाकई महंगाई बढ़ने की शरह 38% से कम होकर 3% तक पहुंच गई है, जो कि हुकूमती दावा है, तो फिर बाजारों में अशिया खुरनोश की कीमतें कम क्यों नहीं हो सकी? ये जो मिडल मैन की बात हो रही है, क्या ये दावा आपको दुरुस्त लगता है? देखिए, बहुत सारी चीजें बिल्कुल नहीं कम होंगी, क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली वो जो महंगाई जैसे हम मेजर करते हैं, इन्फ्लेशन जैसे हम मेजर करते हैं, मैंने बताया ना वो बहुत थोड़ी चीजें, उसमें जो है चीजें वो फॉर एग्जांपल आटा, वो भी बहुत बेसिक किस्म का आटा, ये नहीं आटा जो आपका अच्छी क्वालिटी का है, फल उसमें आता ही। और उसमें अगर आप देखें तो रेंट्स है वो सिर्फ आते हैं क्वार्टरों के, ये नहीं आते कि बाकी रेंट्स आते हैं। उसमें अगर आप देखें जो घी है वो भी बेसिक किस्म का है। तो ये सारी चीजें मिला के एक आम आदमी की बास्केट, छोटी बास्केट है, आम आदमी की नहीं है, एक बहुत गरीब आदमी की बास्केट है। बाकी जो आप लोगों की चीजें, मेरी चीजें, वो तो महंगी होती है, उसके अंदर नहीं आती। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, हमें ये भी बताएगा कि वफाकी वजीर ख़जाना ने खुद इतराफ़ किया है कि महंगाई में कमी का फ़ायदा आम आदमी तक नहीं पहुंच सका।
और मिडलमैन फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो मिडलमैन की बात हो रही है, मैं आपसे जानना चाहूँगी हुकूमत मिडलमैन के किरदार को क्यों महदूद नहीं कर पा रही? ये मिडलमैन की स्टोरी पुरानी हो चुकी है, उनको भी कहें बंद कर दें। मिडलमैन की स्टोरी बच्चों वाली स्टोरी है, पुरानी स्टोरी है। इसको मैं जब बच्चा था तब से ये खत्म हो चुकी थी। वॉलमार्ट क्या है? मिडलमैन है ना। कारफोर क्या है? मिडलमैन है ना। ये हाइपर मार्ट क्या है? मिडलमैन है। यार मिडलमैन पूरी दुनिया में होता है। ये रिटेलर क्या? मिडलमैन ही है ना। तो मिडलमैन के बगैर चलती नहीं है, इकोनॉमी चलती नहीं है उसके बगैर। अगर आप सोचते हैं इकोनॉमी सिर्फ जो फार्मर उगाएगा हम उसके पास लेने जाएंगे तो बच्चों वाली बात है, कोई नहीं जाता। फार्मर से जो चीज चलती है वो फिर आती है किसी मिल में, वहां थोड़ी बहुत ठीक होती है, फिर किसी और के पास जाती है। 10 तो स्टेप, इसको कहते हैं वैल्यू चेन। वैल्यू चेन में बहुत सारी चीजें होती हैं। ये नहीं होता सिर्फ कि मिडलमैन को निकाल दे। मिडलमैन कौन? फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी कहिए, ये थकी हुई स्टोरी है। इसको बिल्कुल सही, आप ठीक कह रहे हैं कि बड़ी ये पुरानी स्टोरी और हम बार बार ये सुनते रहते हैं, ये उज़र जो है हुकूमत की जानिब से दे दिया जाता है। सर ये बताइएगा कि महंगी बिजली के बायस पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सोलर पैनल दरामद करने वाला मुल्क बन चुका है। मुल्क में सोलर पैनल का बढ़ता रुझान मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है या फिर ये नुकसानदेह? देखिए जी, फायदेमंद तो होना चाहिए, पर अगर आप ये कहते हैं कि जो पुरानी गलती हमारी, लेकिन सर वो जो हमने मुआहदे कर रखे हैं बिजली के, उनको मद्देनजर रखते हो तो मुआहदे जिनसे किए थे उनको पूछे ना जी। ये देखिए, ये बड़ी बात है। आप मादनियात में मुआहदे करने में बहुत जल्दी उसमें होती है। हम मुआहदे करते हैं मतलब इतनी जल्दी होती, किस बात की जल्दी है? मैं जब प्लानिंग कमीशन में था, मैं मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग था, मैं रोता था यार मुआहदे में जल्दी क्या है? पहले मेहनत तो कर लो, कुछ तो लो। पहले एक, मैं कहता सिंपल बात, एक पेपर तो बना लो, एक पेपर शेयर कर लो एक दूसरे के साथ। एक बात तो सोचो, अगर आपने जल्दी में साइन किए बेवकूफों की तरह, आपने कोल के प्लांट भी लगा दिया, आपने फलाना प्लांट भी लगा दिया, खुद ही इन्होंने इतना बड़ा सोलर प्लांट थार में वहां चोलिस्तान में लगा दिया। अब कहते नहीं हमने उसको खत्म कर देना, उसमें जमीनें बनी। यार रोज रोज पॉलिसी बदलनी एक स्टूपिड बात है, बहुत ही स्टूपिड बात। और अजीब बात है कि आपने जनाब कभी फ्लाईओवर बनाना है, कभी ये करना है। आप जैसे सरीना के सामने फ्लाईओवर बना दिया, फिर उसको बंद भी कर दिया। सही यार अगर इस तरह पॉलिसी बनानी है, फिर लोगों को कहना है कि लोग अपना दिफा ना करें तो गलत बात है। लोग सोलर को अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए। हुकूमत ने अगर ग्रिड को मेंटेन नहीं किया, कसूर हुकूमत का है। हुकूमत ने अगर आईपीपी साइन, तो हुकूमत का है। हुकूमत को भी तो आप मिनिस्टरों की मुझे बता रहे हैं कि मिनिस्टर ये कहता है, तो उनको पूछे भाई आपने मुआहदा साइन क्यों किए थे? किसने कहा था आपको करें? आगे को देख लीजिए तो सोलर आ रहा है। अगर आप देख नहीं सकते थे, कसूर किसका है? लेकिन सर हुकूमत, हम अमूमन यही रवैया देखते हैं कि हुकूमत खुद पे जो है वो जो गलती होती है उसका खुमियाजा खुद नहीं भुगतती, वो आवाम को पास ऑन कर दिया जाता है। पहले जो ये सोलर एनर्जी से जो वापडा को देते थे हम यूनिट्स, उसका रेट और था, लेकिन अब उसका रेट कम कर दिया गया और मुस्तकबिल में भी उसका रेट जो है वो पता चल रहा है कि जनाब मजीद कम करने की तैयारी। देखिए वो इसीलिए हो रहा है कि अपनी गलतियां छुपानी है। ग्रिड को आपको 15 साल पहले ठीक करना चाहिए, आपने नहीं किया। आप बिजली लगा बगैर सोचे समझे आपने पैसे बोरो करके बिजली लगाई आईपीपी के जरिए, अब उनको पैसे नहीं वापस कर रहे। तो आप मीडिया हुकूमत को तो पकड़ते नहीं ना, आप उनसे पूछते ही नहीं। आप बार बार कहते हो भाई सोलर लग गया, क्या हो गया, सोलर को मारो। हमें सिंपल सी बात हुकूमत से ये पूछनी चाहिए थी, भाई आपके पास इतनी बड़ी प्लानिंग कमीशन है, वो क्या करती? वो काम किए बगैर कैसे चीजें लगा लेती है? वो सोचे बगैर कैसे कर्जा ले लेती है? ईएडी है, ईएडी कोई काम नहीं करती। ईएडी क्यों बैठी है? वो कर्जा लेती है। क्यों कर्जा लेती है? कर्जा लेने पे हम तेज होते हैं, हमें पता नहीं हम कर्जा क्यों लेते हैं। दुनिया में भागते फिरते हैं कर्जा लेने के लिए, और वो गलत जगह लगाते हैं। हमने क्यों नहीं ग्रिड ठीक? हमने क्यों नहीं? मैं ये 20 साल से शोर मचा रहा हूँ, मुझे बताएं। जो कहते हैं लॉसेस हो रहे हैं, मुझे बताएं। मैं 20 साल से कह रहा हूँ मुझे स्मार्ट मीटर चाहिए। मैं पहले पैसे देके बिजली का इस्तेमाल करूंगा, बाद में नहीं करूंगा, पहले पैसे दूंगा। पूरी दुनिया हमारे पास मीटर ही नहीं आने देते, बस मीटर। अभी तक मीटर रीडर बैठे। मीटर रीडर की जरूरत क्या? प्लीज मुझे बताइए, 2025 में मीटर रीडर आपके घर आता है, जबकि सेलफोन में आपके यहाँ कोई मीटर रीडर आता है? यार ये जो तमाशे हुकूमत ने लगाए हुए हैं, लोगों को ना ब्लेम करें, लोगों बेचारों का क्या कसूर? नईम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिचुएशन भी अनक्लियर है और हुकूमत ने अपनी पोजीशन को भी अनक्लियर रखा हुआ है। अच्छा, इस पर अब डिस्कशन कर लेते हैं। सिचुएशन कोई अनक्लियर नहीं है, हुकूमत का दिमाग अनक्लियर है। हुकूमत जो है ना वो
भागती फिरती है, जैसे बंदा नहीं होता जो पागल हो जाता है, इधर भागता। ओ यार, जम के काम तो करो, कोई थोड़ा सा जम के हमें नदीम बताओ साहब, क्या आप करना भी ये चाहते हो। प्लानिंग कमीशन में रहे हैं, तो हमें इधर जरा ये बता दें कि प्लानिंग कमीशन फिर अगर कुछ काम नहीं करता तो फिर क्या करता है? मतलब अगर प्लानिंग नहीं करता तो फिर कमीशन पर फोकस होता है, क्या मामला क्या है? मामला बस पैसे बांटते हैं पीएसटीपी। मैं इस पे किताबें भी लिख चुका हूँ। पीएसटीपी बंद करो, प्लानिंग कमीशन बंद करो। पीएसटीपी जो पॉलिटिकल एक बन गई है चीज, जिसको अब हर बादशाह चाहता है अपनी मर्जी से खत्ते ताजमहल बने, खत्म करें ये चीजें। अब मॉडर्नाइज करें 60s की चीजें जो हैं उनको मॉडर्नाइज करें भाई। हर चीज ताहयात नहीं बैठी रहती, हर चीज को आपको मॉडर्नाइज करना पड़ता है। सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करें। आपकी पूरी हुकूमत फीते वाली फाइलों पे चल रही है। डिजिटाइजेशन रोज सुनते हैं, एक ईमेल नहीं इस्तेमाल करते हुकूमत। जो ईमेल पे काम हो सकता है मीटिंगों में होना है, ठीक है। और मीटिंग में बैठ के चाय समोसे चलते हैं। मीटिंग में क्या काम हो सकता है? काम करता है। पूरी दुनिया ने मीटिंग बैन की हुई है, कहते हैं मीटिंग तब होती है जब काम पक जाए। मीटिंग ऐसे नहीं होती बगैर काम पकाए। कमीशन बना दो, कमीशन क्या करेगी? कमीशन 2 मीटिंगें करके अपना वो जो उसका ख्याल है बता दे कि यार वी हैव टू बी वेरी, वी आर नॉट अ सीरियस गवर्नमेंट। यार पहली चीज ठीक हो गया। अब हम ट्रम्प टैरिफ की बात कर लेते हैं। तो ट्रम्प टैरिफ के नफाज से पाकिस्तान की बरामदात को 1 अरब 40 करोड़ डॉलर के नुकसान का खदशा है। हुकूमत ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजने का फैसला किया है। क्या इसमें पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिल सकता है? क्या आपको इम्कानात नजर आते हैं? पहले तो मुझे समझ नहीं आती है फिगर आपने 1 अरब का कहाँ से निकाल लिया। मुझे तो बिल्कुल ही लगता कोई नुकसान होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रम्प टैरिफ जो है, अब सबको बात समझ आनी चाहिए अगर नहीं समझ आ रही। ट्रम्प एक खिलाड़ी है, एक शातिर है, पोकर। ट्रम्प फेंकता है एक चीज, फिर वो कोशिश करता है उससे बार्गेन करने की। लोग बार्गेन कर रहे हैं उसके साथ। उसने अभी भी 3 कर लिया, काफी चीजें विड्रॉ करनी है और विड्रॉ कर लेगा। उसने पाकिस्तान का ना वो खिलाफ है ना कुछ करेगा। पाकिस्तान को उसने एक किस्म का वो क्या कहते हैं ड्रावा दिया है। कोई बड़ी बात नहीं है, 29 है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 तो लगेगा ही, शायद 20 भी लग जाए। वो तो खैर हर कंट्री पे लग रहा है, 10% तो वो तो पाकिस्तान पे लगेगा ही। 1 बिलियन वाली बात मुझे तो नहीं समझ आती कहाँ से आ गई है। दूसरी ये चीज है जी कि उसके पास जाके वफद ले जाना, वो ठीक है। बहुत लोगों को शौक है सैरे करने का, मैं अमेरिका जाऊंगा सरकारी एक्सपेंडिचर पे। हम क्या निगोशिएट करने जा रहे हैं? बता दे क्या निगोशिएट। और क्या ट्रम्प हमसे मिलने को भी तैयार है? वो कह रहे हैं 70 कंट्रीज आर रेडी टू किस हिज एस। उसके लफ्ज है, मेरे नहीं। उसने कहा है बाकायदा 70 कंट्रीज आर रेडी टू किस माय एस। वो यार बड़े बड़े मुल्क है ये, वो हम वहाँ क्या करेंगे? हमें तो एक छोटा सा असिस्टेंट सेक्रेटरी नहीं मिलेगा, ठीक है। हमें जो होता है, जो हमें करने की जरूरत है, वो हम घर बैठ के करें। खुदारा इनको रोके बार भाग करना, घर बैठ के करें। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। पहले अपने टैरिफ तो गिराए ना। आपके टैरिफ जो है, आपने टैरिफ के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी लगाई हुई है, आपने 1000 चीजें लगाई हैं। हर चीज पे 50% 20% टैरिफ है। फिर आपने कोटे लगाए हुए हैं, आप रोकते हैं, एलसी नहीं खोलते। इस वक्त मैडम दवाइयां नहीं मिलती। मेरी दवाइयां जो मैं जो चाहिए मेरी लाइफ के लिए जरूरी है, वो नहीं मिल रही क्योंकि आपने रोके हुए। आपने गाड़ियां रोकी हुई, आप रोकी हुई इनविजिबली। आप अपना निजाम, इस पे हम लोग लिख लेके तंग आ गए। ये टैरिफ्स हमारी इकोनॉमी को हर्ट करेंगे, उनको नहीं हर्ट करें, हमें हर्ट कर रहे हैं। आप इन कम करें, खुदारा कम करें, खुदारा कम करें, 1000 बारी का कम करें, इनको कम करें। अब यार कहते नहीं इधर से हमने रेवेन्यू लेने, यार बच्चों वाली बात है। जबकि इकोनॉमी को कोई चीज हर्ट कर रही है, आप रेवेन्यू लेना चाहते हैं। आप टैरिफ्स अपने खुद कम करें और दुनिया को दिखाएं। इंडिया में ये हो गया। इंडिया में कल मेरे एक दोस्त ने आर्टिकल लिखा, बड़ा फेमस इकोनॉमिस्ट इंडिया का, सुजीत भल्ला। वो कह रहे हैं इंडिया का एक और 91 मोमेंट आ गया, इंडिया टैरिफ्स कम करने लगा। आप क्यों नहीं कम कर सकते? आपको शौक नहीं है काम करने का क्योंकि आपने दौड़ लगानी है, वॉशिंगटन शॉपिंग करनी है और फिर कहना हमने किसी से मिल लिया। भाई आपसे कोई नहीं मिलेगा वहां, मेरी बात मान ले, कोई नहीं मिलेगा। और अगर मिलेंगे तो चाय पिला के घर भेज देंगे। देखिए, या तो आप जा रहे हैं, आपका होमवर्क क्या आप जाके कहेंगे वहां, दिखा देना, हमें पब्लिक में भी दिखा दे क्या होमवर्क है। वो नहीं दिखाएंगे, हम भागेंगे जाके टैरिफ मांगेंगे। भाई क्या मांगेंगे आप उनसे? क्या पिद्दी का शोरबा आपने क्या करना है भाई? आप अपने टैरिफ, आप अपनी इंडस्ट्री को चलने दें। आप अपनी इंडस्ट्री को चलने नहीं देते, जो चलने लगता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। जो टैक्स के साले रोज तो आप टैक्स बदलते हैं। आपके पास ये भी निजाम नहीं है कि आप टैक्स अपना कांस्टेंट रखें। दुनिया में कोई टैक्स नहीं बदलता।
यहाँ हर बजट के बाद टैक्स टैक्स टैक्स, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। टैक्स एक सीसॉ है, बच्चों का सीसॉ नहीं होता, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो भाई टैक्स पॉलिसी सीधी रखो। फिर एक आपने एनओसी और एफिडेविट्स, और ये क्या निजाम है? इंडिया ने छोड़ दिया था 91 में, हमने आज तक रखा हुआ है। इंडिया लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहा है, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। मुझे बताएं कौन सा मुल्क है जहां डीसी रेट होता है, जहां डीसी प्राइसेस फिक्स कर? वो सोवियत यूनियन था, खत्म हो गया 91 में। अभी तक हम डीसी की प्राइसेस। तो मैं आपको कितनी बातें बता, हुकूमत को वहां जाने की जरूरत नहीं, अपना काम कर ले, अपनी इकॉनमी सुधारे, यहाँ बैठ के सुधरती है, बाहर से नहीं सुधरती। बिल्कुल ठीक है। अगर बाहर जाना भी चाहते हैं तो अवाम के पैसों से ही जाना ना, तो फिर अवाम को एड्रेस करें, बताएं होमवर्क क्या है, वहाँ जाके क्या बात करें, टैरिफ कम करवाएंगे। बहुत शुक्रिया नदीम उल हक साहब आपके वक्त का, और मईशत से जुड़े बहुत से मसाइल पर आप अपनी माहिराना और बड़ी बेहतरीन आपने राय दी। इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, कुछ बचपन की बात करें तो उसमें साइकिल चलाना जो है वो हमारे लिए सिर्फ एक खेल हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में साइकिल माहौल दोस्ती और ज़बरदस्त फिटनेस टूल होने की वजह से एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी बन चुका है। दुनिया के तकरीबन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में साइकिल सिर्फ एक सवारी नहीं है बल्कि एक मुकम्मल कल्चर है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में साइकिल को आज भी बच्चों या मजदूरों की सवारी समझा जाता है। फिटनेस के लिए हम जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन साइकिलिंग के लिए सोचने को भी तैयार नहीं। हालांकि साइकिल ना सिर्फ दिल की सेहत, पट्ठों की मजबूती, वजन में कमी और जहनी सुकून का जरिया है, बल्कि ये एक माहौलियाती खिदमत भी है। ना धुआं, ना पेट्रोल और ना ही किसी किस्म का शोर। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने साइकिलिंग को ना सिर्फ अपनाया बल्कि इसे मकसद ज़िंदगी बनाया। गुज़श्ता 57 साइकिलिंग कर रहे हैं और उनकी उम्र है 76 साल। मगर जज्बा ऐसा जैसे कोई 19 साल नौजवान हो। तो हमारे साथ मौजूद हैं अर्ली बर्ड्स राइडर्स नामी तंजीम के बानी ज़हीरुद्दीन ख्वाजा साहब। सर वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ख्वाजा साहब वालेकुम अस्सलाम। आपको साइकिलिंग करते हुए 57 बरस हो चुके हैं। ज़रा बताएं हमारे देखने वालों को ये शौक़ कब और कैसे पैदा हुआ और कैसे परवान चढ़ा? अच्छा जी, इसकी कहानी थोड़ी सी ऐसे है कि जब मैं अपने वालिद साहब के साथ सैर वगैरह के लिए निकलता था तो आई नोटिस कि मेरे वालिद जो हैं वो साइकिल पे अपने ऑफिस जाते थे। मैं लाहौर में पला बढ़ा हूँ, आई वॉज बॉर्न एंड रेज देयर। तो वहाँ से मैंने उनकी वो एक तरीका होता था कि बड़ी साइकिल को छोटे बच्चे जो हैं वो एक कैंची मार के चलाते थे, जो पंजाबी लोग समझते हैं। जी हाँ। तो इस तरह से मैंने वो कैंची से चलानी शुरू की अपने वालिद साहब की बाइसिकल। और फिर उन्होंने मुझे, जब मैंने 8th ग्रेड पास किया तो फिर उन्होंने मुझे एक इंडिपेंडेंट बाइसिकल ले दी। और सोराब साइकिल हमारी बहुत प्राइम प्रोडक्ट होती थी पाकिस्तान की। एग्जैक्टली। तो वो फिर मैं उस पर स्कूल जाया करता था। तो ये सफ़र जो है अगर आप समझे तो उस वक़्त 13-14 साल का, 15 साल का मैं स्कूल जाता था साइकिल पे। तो ये सफ़र तो शुरू वहाँ से हुआ, लेकिन इसके पर। अच्छा ख्वाजा साहब, हमें ये बताइए, वैसे देखा भी जाता है, आपकी भी ऑब्जर्वेशन होगी, दुनिया भर में साइकिलिंग का एक प्रॉपर रुझान है, लोग प्रमोट करते हैं, करते भी हैं सेहत के लिए। लेकिन जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान इस दौड़ में काफ़ी पीछे है। और क्या वजूहात है? और माशाल्लाह आप काफ़ी टाइम से साइकिलिंग कर रहे हैं, तो सेहत के हवाले से इसके क्या क्या फ़वायद हैं वो भी हमें बताइए। जी देखिए, बात दरअसल ये है कि जो भी चीज़ें डेवलप होती हैं वो हमारे माशरे में एक दूसरे के कल्चर और से, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर जो है ना वो इस तरह से है कि हम ब्रांडेड चीज़ों पे और उस तरह से, तो उस तरह वो साइकिल से जो हमें तो यही महसूस किया जाता है कि साइकिल चलाने वाला कोई खानसामा होगा, कोई गार्डनर होगा। अब तो खैर वो लोग भी मोटरसाइकिल पे आते हैं काम करने के लिए। और इसका मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ कि मैं अपने ही कंपाउंड में जहाँ मैं रहता था, मैं साइकिल पे जा रहा था तो मुझे जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, चूँकि उसमें वो गियर्स पहने होते हैं और सर के ऊपर वो हेलमेट वगैरह, तो उसने पहचाना नहीं। तो उसने मुझे सिक्योरिटी का जो होता है ना बैरियर जी, उस पर मुझे रोक लिया। अच्छा। तो फिर मैंने अपना हंस के उसे कहा कि यार मेरा ये घर है। तो उसने, तो ये हमारा कल्चर है। सही। अब ये है कि इस बैरियर को ही तोड़ने के लिए हमने साइकिल टू स्कूल, साइकिल टू यूनिवर्सिटी, अपने अर्ली बर्ड राइडर्स में हमने तमाम लोगों को जोड़ा, बच्चे बड़े, ख़ास तौर पे ख़वातीन, ताकि वो अपने आप को
फ्रीडम महसूस कर सकें। और इस एमेंसिपेशन का सफ़र जो है इस्लामाबाद में कोई ऑलमोस्ट इट इज़ मोर देन 10-11 ईयर्स कि हम इसी मिशन को लेके चल रहे हैं और इसको हम यहाँ पे एक मूवमेंट की तरह चला रहे हैं। तो अर्ली बर्ड राइडर्स जो है उसका ये मूवमेंट है, उसकी ये मिशन है कि साइकिल को इज्जत दी जाए और साइकिल चलाते हुए आप प्राइड और फख्र महसूस करें। बिल्कुल ठीक तो है, जब, बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा जो साहब है- ज़रा हम इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, इसके फ़वाइद की बात अच्छा। कर लें। लोगों के लिए प्लेन सड़क पे साइकिल चलाना मुश्किल हुआ होता है। आप माशाल्लाह पहाड़ों पे भी चला रहे हैं और वहाँ पे चढ़ाना साइकिल को एक बड़ा काम है। तो आपकी जो फिटनेस है माशाल्लाह, हम आपको देख रहे हैं, आप बड़े तंदुरुस्त तवाना हैं। तो इसका आप राज क्या कहेंगे? साइकिलिंग की वजह से क्या ये आपकी हेल्थ इतनी अच्छी है? जी देखिए, बिल्कुल। एक तो मैं जिंदा मिसाल हूँ, इसे कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग। तो जो इस वक्त हमारे well said. नाजरीन आपकी से देख रहे हैं, उनको ये समझ आ रही है कि दिस जेंटलमैन हु इज 76 इयर्स ओल्ड, जो 15,500 फुट की बुलंदी पे खुद नहीं अपने साथ 20 साथियों को लेकर गिलगित टू खुंजराब पास गया, या वो कराची से गवादर गया और गवादर से आगे ईरान के बॉर्डर क्या बात लेके गया। तो हम कम्युनिटी को डेवलप कर रहे हैं कि कम्युनिटी हमें देखकर महसूस करेगी कि दिस इज़ ए रिस्पेक्टेबल वे टू गो। और इसमें अब हमारी इंशाल्लाह ताला जो हमारी रियासत है वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है। और मैं एक बहुत ही ज़्यादा इस लिहाज से ज़रा खुशकिस्मत हूँ और हमारे इस्लामाबाद के रहने वाले लोग कि यहाँ पर साइकिल लेन्स, तो थोड़ा सा जो है साइकिल लेन्स और उनकी अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो अर्ली बर्ड राइडर्स ने ये बेड़ा उठा रखा है कि हम हर तरह से अपने जितने भी रियासती इदारे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इस चीज़ को, इसको कहते हैं अर्बन मोबिलिटी कम्युनिटी। तो हम एक अर्बन मोबिलिटी कम्युनिटी बन रहे हैं ताकि हमारे यहाँ जब साइकिल लेन्स हों तो हम अपने स्कूल, कॉलेजेस और जो कॉरपोरेट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको इनकरेज करें वहाँ जाकर और अपनी सर्विसेज दें कि अर्ली बर्ड राइडर्स जो है वो एनेबलमेंट करेगा और कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा आप लोगों के साथ मिलके, ताकि लोग इसको बावकार और बाइज्जत चीज़ समझें और उसमें ज्वाइन करें। तो मेरे ख्याल में वो दिन दूर नहीं। इस वक्त तक हम अर्ली बर्ड राइडर्स के प्लेटफॉर्म से कोई 800 प्लस ख्वाजा साहब, ये जो आपने बात की बावकार और बाइज्जत, इसको समझा जाए। अगर हम लाहौर की बात करें तो हमें अमूमन हम देखते हैं वीकेंड्स पे साइकिलिस्ट नजर आते हैं, लेकिन साथ पीछे एक दो डाले भी जो हैं वो उनकी हिफाजत के लिए चल रहे होते हैं। तो यानी अभी ये इतना बावकार बाइज्जत नहीं हो सका, इसलिए वो डाले साथ लेके चलने पे मजबूर होते हैं। वो एक्चुअली ये कि थोड़ी सी सेफ्टी देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के लिए जो है अब जो हमारा रोल है वो सिर्फ साइकिल चलाना नहीं है। हम जो साइकिलिस्ट एज ए एमेच्योर साइकिलिस्ट हैं, इसको आप रिक्रिएशनल साइकिल कहें, तो रिक्रिएशनल और एमेच्योर साइकिलिस्ट जो हैं उनकी ये जिम्मेदारी बन रही है कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को अवेयरनेस दें कि प्लीज़ हमें अकोमोडेट करें। और जिस तरह से एक छोटे बच्चे को एक किसी आप हजूम में हो तो उसे धिक्का नहीं देते, तो हम छोटे बच्चे हैं इन अच्छा ख्वाजा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका डेली का साइकिलिंग रूट कैसा होता है और आप दिन में कितने किलोमीटर साइकिल चलाते हैं अमूमन? देखिए, नॉर्मल हम अपनी प्रैक्टिस में 30 to 50 किलोमीटर्स साइकिलिंग करते हैं। और इस्लामाबाद में हमारे पास बहुत अच्छा मरगला रोड है। अभी हमारे यहाँ एक मरगला एवेन्यू न्यू डेवलप हुआ है, तो हम उसके ऊपर साइकिलिंग करते हैं। फिर हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, इसके ऊपर साइकिलिंग करते हैं। और जब हम अपनी एडवेंचर साइकिलिंग करना चाहते हैं तो उस वक्त हमारे पास बहुत से ऐसे जो है ना, कहना चाहिए पाथ हैं, ट्रैक्स हैं जो मरगला के फुट हिल्स में हैं, तो वहाँ पे हम इसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया ज़हीरुद्दीन ख्वाजा साहब आपकी मौजूदगी का। आपने लोगों को इंस्पायर किया, साइकिलिंग के हवाले से इसके फ़वाइद बताए और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि लोगों को साइकिलिंग करने की प्रमोट की बहुत ज़रूरी है। अभी वक्त छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रुख कर लेते हैं खेल के मैदान का। तो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का मेला तमाम तर रानाइयों के साथ जारी सारी है।
एक ट्रॉफी है और 6 टीमें हैं जो कि ट्रॉफी उठाने के लिए बेताब हैं, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है। गुज़श्ता रोज़ PSL 10 का 5वां मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया। रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड से पहले बैटिंग करते हुए जारहाना अंदाज अपनाया और मुकर्रा 20 ओवर्स में पहाड़ जैसा हदफ खड़ा कर दिया और 243 रन बनाए, जबकि हदफ के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम एक बार फिर से नाकाम रहे और वो सिर्फ 1 रन ही बना सके और ज़ल्मी की पूरी टीम सिर्फ 141 रन पर ढेर हो गई। यूं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह मैच 102 रन के बड़े मार्जिन से अपने नाम किया। आज PSL का छठा मैच कराची में नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें रवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आपस में टकराएंगे। मैच में रात 8 बजे होगा और पॉइंट टेबल की अगर हम बात करें, उस पर नज़र डालें तो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर है, जबकि लाहौर कलंदर दूसरे नंबर पर है। कराची किंग्स 2 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि पेशावर ज़ल्मी पॉइंट टेबल पर सबसे आखिर में है। इसी पर बात कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नुमान न्याज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। वेलकम कहते हैं आपको सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले तो हम आपसे मैच की बात करेंगे कल के। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी जारहाना बैटिंग की, रन्स के अंबार लगाए। इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की जारहाना बैटिंग का कमाल है या फिर पेशावर ज़ल्मी की आप इसे बॉलिंग खामी करार देते हैं कि जनाब इतना बड़ा जो है वो उन्होंने टारगेट दे दिया? एक तो जो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग है वो ऑन पेपर कोई इतनी बुरी लग नहीं रही थी, बट बाबर आजम टोटली आउट ऑफ प्लेस लग रहे हैं। चाहे वो कप्तानी है, चाहे वो बैटिंग है, चाहे वो उनकी फील्डिंग है, टोटली स्ट्रेस्ड लग रहे हैं। और प्रॉबेबली जिस तरह की बॉलिंग चेंजेस हुई एंड देन गिव क्रेडिट टू साहबजादा फरहान, जिस तरह वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले और उनकी तो ब्रेथ टेकिंग फॉर्म है। इस सीज़न में चौथा उनका 100 था इसी सीज़न में। वो शायद दुनिया के 5वें बैट्समैन बने हैं जिन्होंने ये अचीव किया है। सो आई पर्सनली फील कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग फ्रॉम साहबजादा फरहान और कलिन मनरो भी बहुत अच्छा खेले। सो दैट सेट द बेस। लेकिन बॉलिंग जो है वो जिस तरह उन्होंने यूज़ सही नहीं किया बाबर ने, जिस तरह वो इवन अली रज़ा यूज़ हुए, वो बड़ा पोटेंशियल वाला, उसे नया गेंद नहीं करवाया। सो आई पर्सनली फील के लैकिंग्स थी बॉलिंग चेंजेस में और फील्ड में। डॉक्टर साहब, बाबर आजम की आप अभी बात कर रहे हैं, वो मुसलसल दबाव में नज़र आ रहे हैं। क्या ये उनकी फॉर्म का मसला है या हम कहें कि कप्तानी की इजाफी जिम्मेदारियां उनकी बैटिंग पे असरअंदाज हो रही हैं? मसला क्या है? देखें, ये भी अगेन अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन जी। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर आप देखें तो बाबर आजम को जब कप्तान बनाया गया था, वो अजहर अली की जगह आए थे, स्टॉप गैप था और सरफराज को रिमूव किया गया था पॉलिटिकल रीजंस पे। तब ये रेडी नहीं थे, इन्होंने सिर्फ अंडर 19 की कप्तानी की हुई थी। और अगर आप इनकी पर्सनालिटी को देखें तो वो कहीं से भी इम्पैक्ट वाली पर्सनालिटी नहीं लगती। बैट्समैन वो लाजवाब है और जनरेशन टैलेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस तरह फिर इनके ट्रीट किया गया, फिर वो सरोगेट वाली, पहले वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वाली प्रॉब्लम आई, फिर सरोगेट एडवर्टाइजिंग के अगेंस्ट ये खड़े हो गए। उसमें जो स्टेक होल्डर्स थे वो फ्रेंचाइजीज भी थी, क्रिकेट बोर्ड भी था, आप उन्हें टाइट के अगेंस्ट चल पड़े। तो वो जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स थी वो इंटरनल बनती चली गई और वो विशियस साइकिल में चले गए। वो बजाय के करेक्टिव पाथवे पे जाते, उन्होंने अपने आप को पहले तो चेंज नहीं किया, और जब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा तो इट वाज बाय दैट टाइम इट वाज टू लेट। सो आई पर्सनली फील कि वो अब हैंड आई कोऑर्डिनेशन, टेक्निकल ब्रीचेस और रन्स नहीं हो रहे और इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, जो उनका पास्ट रिकॉर्ड और रिज्यूमे है। तो ये है रीज़न जिसकी वजह से अब वो एक विशियस साइकिल में नीचे से नीचे चले जा रहे हैं। एंड ही डेफिनेटली नीड्स हेल्प एंड ही डेफिनेटली नीड्स, जो होते हैं आप कहते हैं साइकोलॉजिकली और मेंटली, उनको किसी को हेल्प करना पड़ेगा इन केस इफ़ वी डोंट वांट टू लूज हिम फॉरएवर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हेल्प की तो ज़रूरत है ही। और पेशावर ज़ल्मी ने भी इसलिए उन्हें कप्तान मुकर्रर किया था कि जनाब वो कोई टीम को बड़ा अच्छा आगे लेके चलेंगे और इनफरादी कारकर्दगी का भी मुजाहरा करेंगे, जो कि टीम की जीत के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। लेकिन सर, मुसलसल नाकामी आप क्या समझते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो रही है और पेशावर ज़ल्मी की टीम कॉम्बिनेशन में क्या तब्दीली की गुंजाइश है, कितनी ज़रूरत है? आपने बहुत अच्छी बात की है। पेशावर ज़ल्मी को एक तो अपना 11 को दोबारा देखना पड़ेगा, बट बाबर आजम के साथ बैठ के इनको बात करनी पड़ेगी। उनके पास एक ब्रिटिश बैटिंग कोच भी हैं एंड इंजमामुल हक भी वहीं पे हैं। एंड आई पर्सनली फील कि इनको
कॉम्बिनेशन से ज़्यादा बाबर आजम को इस क्वागमायर में से निकालना पड़ेगा इफ़ दे रियली वांट टू मेक अ क्विक कम बैक इन दिस टूर्नामेंट, क्योंकि उनके प्लेयर्स इतने बुरे नहीं हैं, बट द वे दे हैव बीन यूज्ड जो है उसमें बहुत सारे मसाइल आपको नज़र आते हैं। सो वो चेंजेस आप एक आधी कर सकते हैं, वो अपनी बेस्ट 11 खिला रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, लेकिन ये बाबर का फैक्टर बहुत बड़ा उनको है और साइम अयूब हैं उनके पास, लेट्स होप, और फिर हारिस जिसने कल खेले हैं। और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि बाबर को प्रेशर किस चीज़ का है, क्योंकि वो कप्तान हैं और यहाँ तो होना जिसना पाकिस्तान टीम में उनके आगे या पीछे कोई होता नहीं, इन एब्सेंस ऑफ अभी साइम भी नहीं थे और फ़खर भी नहीं थे, लेकिन इस टीम में तो पेशावर ज़ालमी में उनके पास दो ऐसे बैट्समैन हैं जो कि ये अगर एक शीट एंकर का रोल अदा करें और वो रैली राउंड करके वो ले जाएंगे। सो बाबर इज़ अ की फैक्टर इन पेशावर ज़ालमी और वो मेक और ब्रेक हो जाएगा इस फ्रेंचाइज के लिए। बिल्कुल ठीक। हमें ये बताइए, आज से पीएसएल रावलपिंडी से कराची मुंतकिल हो रहा है। कराची की पिच और मौसम का किरदार रावलपिंडी से कितना मुख्तलिफ हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन जी आपका। एक तो क्राउड की डिसइंचेंटमेंट जो है ना, वो ओवरऑल पीएसएल पे इम्पैक्ट डाल रही है कराची। आपने देखा इवन चैंपियंस ट्रॉफी में कराची के लोग देखने नहीं आए। जी हाँ। क्या वजूहत हैं? एक तो आपके पास अब हीरो वर्शिप खत्म हो गई, हीरोज नहीं, आप कनेक्ट नहीं कर पाते आम पॉपुलेशन, एंड सेकेंडली क्रिकेट इतनी सैचुरेट हो गई और पाकिस्तान की क्रिकेट चलेगी बहुत नीचे, जिसकी वजह से, क्योंकि कराची जो है वो ऑब्वियसली कॉस्मोपॉलिटन है और वहाँ के जो लोग हैं, अवाम है, जो लोग स्पेक्टेटर्स हैं, वो ज़्यादा सेवी हैं एज़ कम्पेयर टू रावलपिंडी, अगर मैं ये इसना कंपेयर करूँ। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे थोड़ा स्लोअर साइड पे मैच होना चाहिए, क्योंकि जो कराची की पिच है, यू जस्ट कांट कंपेयर इट विद व्हाट वी सॉ बैटिंग पैराडाइज जो हमें नज़र आई रावलपिंडी में, एज वेल एज जो हमने लाहौर की भी पिचेस देखी हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ये 200 वाला शायद नहीं होगा, एंड लेट्स होप के एक बेहतर जो है हमें मैच देखने को मिले। टीमें दोनों अच्छी हैं, लाहौर कलंदर एंड कराची किंग्स, लेकिन टेम्पो में तो शिफ्ट आएगा और फिर जब क्राउड ना हो तो वो रज़माटाज, वो चाम, वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और इसमें और भी बहुत सारी रीजंस हैं। मतलब अहलिया ने कराची से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि जी थोड़ा सा और भी मसाइल है, हम जब यहाँ पे आते हैं तो वापसी पे फिर हमारी बाइक्स हमें मिलती नहीं है। डॉक्टर साहब, ये एक सेपरेट इशू है। आज के मैच की हम कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की ही बात करते हैं। आपने बताया कि दोनों बड़ी ज़बरदस्त टीमें हैं। इस रिवायती मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं किस टीम को एज हासिल होगा ज़्यादा? आपको कौन सी टीम फेवरेट लग रही है? देखें, कराची इन कराची, मैं शायद उनको थोड़ा सा लाहौर के ऊपर फोकियत देना पसंद करूँगा, और क्योंकि जो कॉम्बिनेशन आपको नज़र आता है लाहौर का, प्राइमरीली वो डिपेंड करते हैं कि फ़खर ज़मान जो है वो उनकी इनिंग्स को कैसे पिवट करके आगे लेके जाता है। और लाहौर ने कुछ इनक्रेडिबल टैलेंट लूज़ किया लास्ट ईयर के मुकाबले में, जैसे साहिबजादा फरहान उनको रिप्रेजेंट करते थे, नाउ वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आ गए हैं। सो आई विल गो विद कराची इन टुडेज मैच। बेहतर उनकी लगती है, जो बैटिंग है वो काफ़ी बेहतर लगती है। डेविड वॉर्नर हैं ऊपर, और अभी सो मच सो उनका एक वीक लिंक नज़र आता है कि शान मसूद जो नंबर 4 के बैट्समैन नहीं हैं, उनको 4 पे खेलना पड़ेगा। लास्ट मैच में भी वो नाकाम हो गए थे। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड सर फहरिस्त है। क्या आप समझते हैं कि ये टीम इस बार टाइटल की सबसे मजबूत उम्मीदवार है, या आप ये समझते हैं कि अभी तो और भी बड़े इम्तिहान हैं? बिल्कुल जी, अभी बहुत इम्तिहान है, इट इज़ टू प्रीमेच्योर। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में आपको मैं ज़रूर ये कहूँगा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, इनकी जो मैनेजमेंट है और इनके जो ये लड़के ड्राफ्ट करते हैं, दे हैव बीन ब्रिलियंट। वो बहुत आला टैलेंट पिक करते हैं और बहुत तगड़ी टीम बनाते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न 3 चैम्पियनशिप्स को वो जीत चुके हैं ऑलरेडी। सो दे विल बी वन ऑफ द फेवरेट्स, लेकिन इट्स टू प्रीमेच्योर। अभी बहुत सारी टीमें जो हैं, हो सकता है कोयटा अभी एक मैच हारी है, लेकिन कोयटा के पास भी काफ़ी स्किल बेस्ड और वो जो कि आप कहते हैं ना रेलेवेंट स्टॉक है। तो लेट्स सी कि कौन है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ वन ऑफ द बेटर टीम, जिस तरह वो सिलेक्ट करते हैं, जिस तरह वो यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं और शोकेस करते हैं टैलेंट को। डॉक्टर साहब, PSL 10 की अगर अब तक की हम सूरत हाल की बात करें, अगर आपको किसी एक टीम और एक खिलाड़ी का नाम लेना हो जिन्होंने अपनी गैर मामूली कारकर्दगी से सबको हैरान किया हो, तो वो कौन होंगे? अच्छा, गैर मामूली कारकर्दगी ने तो नहीं है,
लेकिन एक लोकल टैलेंट में यंगस्टर जो इमर्जिंग है, वो एक तो अली रजा बहुत आला लगा उन्हें, ये पेशावर ज़ालमी से कल उसको मार ज़रूर पड़ी बिकॉज ही वाज नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली, बट वो बहुत आगे का बॉलर लग रहा है, फ्यूचर लग रहा है, उसकी जो सीम पोजीशन है, जो उसकी बायो मैकेनिक्स हैं, जिससे वो भागता है, वो है। और बाकी अगर आप फॉरेन कास्ट को देखें तो वो जो बैटिंग में उन्होंने तो फारिग कर दिया अपने हमारे लोकल प्लेयर्स को, विद द एक्सेप्शन ऑफ साहबजादा फरहान, और कुछ अच्छी इनिंग्स हमने देखी फ़खर से और साउथ शकील से। सो लेकिन आई पर्सनली फील कि जेम्स विंस इस वक्त तक वो स्टर्टलिंग इनिंग्स खेले थे, जो खुशदिल शाह के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई थी, सो जेम्स विंस वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक्सपर्ट ओपिनियन आप दे रहे थे डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, और हम आपको सहमत देते रहेंगे। तो जनाब, आज तब्दीली ये आ रही है PSL 10 में कि जो मैचेस हैं अब वो रावलपिंडी से कराची की जाने मुंतकिल हो रहे हैं, और वहाँ पर कराची किंग्स को ऑब्वियसली होम ग्राउंड का थोड़ा तो एज हासिल होगा, और लाहौर कलंदर्स के साथ उनका मुकाबला है। लेकिन एक चीज़ की कमी जो हमेशा से सताती है, और जो खिलाड़ी भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं, हम भी फील करते हैं कि एहलियाने कराची बहुत कम ग्राउंड का रुख करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैदानों को आबाद करें, खिलाड़ियों को वहाँ पर जाकर सपोर्ट करें, ताकि जो ये PSL 10 है इसको हम मजीद कामयाब बना सके। इसी बात के साथ बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ यानी सेहत की। तो नाजरीन, क्या आपने कभी रात को अचानक अपनी टांग में एक शदीद सा दर्द महसूस किया है, जैसे किसी ने आपके पट्टे को जकड़ लिया हो? ये एक ऐसा कॉमन मसला है जो अक्सर हमें उस वक्त परेशान करता है जब हम दिन भर की मुशक्क़त के बाद आराम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इसके अलावा दिन के दौरान भी वर्जिश या फिर ज़्यादा देर तक बैठने से इंसान इस दर्द का शिकार बन सकता है। इस दर्द को आम तौर पर चार्ली हॉर्स के नाम से जाना जाता है। ये दर्द खास तौर पर टांगों के पिछले हिस्से में यानी पिंडली या रान में होता है, और बाज़ औक़ात इतना शदीद होता है कि इंसान बेबस हो जाता है और इतनी तकलीफ में होता है। चार्ली हॉर्स का हमला अचानक होता है और इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप नींद में हो तो आप उठ के बैठ जाते हैं, आप अपनी टांगों को हरकत में देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपको सुकून नहीं आता। अक्सर जैसे कि मैंने कहा, रात में ये मसला ज़्यादातर लोगों को होता है, लेकिन दिन के दौरान भी वर्जिश करते हुए हो सकता है, या आप एक पोजीशन में अगर ज़्यादा देर बैठें तब भी हो सकता है। तो आज के हेल्थ सेगमेंट में हम इस बीमारी की वजूहात, अलामात और आसान इलाज के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सहर चावला साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू जी, थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रात को अक्सर टांगों में क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, इसकी रीज़न क्या है और क्या नाम इसे दिया जाता है? जी, बड़ी नाम तो बता चुकी हैं चार्ली हॉर्स, और बड़ी मज़े की आपको डिटेल में और ये नाम है क्यों वैसे? चार्ली हॉर्स वुड बी द नेम बिकॉज ये आपके काफ मसल को अफेक्ट करता है। डेफिनेटली दिस वुड बी द रीज़न बिकॉज आपकी पिंडली को अफेक्ट करता है। आपको मैं अगर ये बताऊं कि इसके पीछे जो मेडिकल रीज़न है वो यही रीज़न है जो हार्ट अटैक के पीछे रीज़न है। ये मैं आपको बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, इस तरह भी कि किसी को भी समझ आ जाएगी। एक बड़ी पॉपुलर ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो हार्ट पेशेंट्स और एंजाइना के पेशेंट्स को दी जाती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम अब मैं आगे एक्सप्लेन करने लगी हूँ। ये आपके पास जिस्म में दो ऐसे मिनरल हैं जो एक दूसरे को इन चेक रखते हैं, एक दूसरे को बैलेंस में रखते हैं। अगर आपके जिस्म में मैग्नीशियम की कमी हो जाए, कैल्शियम का पता है क्या काम होता है? कैल्शियम का काम होता है मसल को तनाव देना, चाहे वो हार्ट का मसल हो, हार्ट के मसल स्मूथ मसल, उसको स्मूथ मसल कहा जाता है, चाहे वो स्केलेटल मसल हो, जैसे जो हमारा काफ पिंडली का मसल है वो स्केलेटल मसल है। कैल्शियम के जो चैनल्स होते हैं, जो दरवाजे होते हैं जिससे कैल्शियम ने आना और जाना होता है, अगर मैग्नीशियम की जिस्म में कमी हो तो कैल्शियम का जो दरवाजा है वो टाइम पर बंद नहीं होता। कैल्शियम मसल फाइबर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा जाता है और ज़ोर से जाके उसको खींचता है। यही कैल्शियम अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्मूथ मसल को खींचेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, और यही कैल्शियम स्मूथ मसल, कार्डिक मसल स्मूथ मसल होता है। और अगर यही आपके स्केलेटल मसल को खींचेगा तो जो रात को कुड़ल पड़ती है ना, वो कैल्शियम का चैनल ब्लॉक ना होने की वजह से पड़ती है। वही रीज़न है जिसकी वजह से एंजाइना और हार्ट अटैक भी आता है। वन ऑफ द रीजंस ऑफ हार्ट अटैक, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, तो आपके पास ये होता क्यों है? ये आपके पास मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है। अगर मैग्नीशियम लेवल ठीक होगा तो कैल्शियम का चैनल वक्त पे ब्लॉक होगा, और ये नहीं होगा। अब मैग्नीशियम की कमी एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रही थी कि कितनी इकसाम है हमारे पास मैग्नीशियम की, क्योंकि ये भी कहा जाता है अगर आपको स्लीप इशू है तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लें आप। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर आपको स्लीप इशू है और आपको उसके साथ ब्रेन फॉग भी है, मैग्नीशियम के 3 सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है और एक चौथा कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको बिल्कुल स्लीप इशू है और आपका गट ठीक काम करता है और आपको कोई ब्रेन फॉग नहीं है, आपकी मेंटल एक्टिविटी, फोकस सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आपने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेना होता है। ठीक है, अगर आपको स्लीप इशू है और आपको कॉन्स्टिपेशन
कंफ्यूजन भी रहती है, तो आप यहाँ मैग्नीशियम सिट्रेट लेंगे या मैग्नीशियम सिट्रेट, लैक्टेट और एस्कॉर्बेट का मिक्सचर लेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम डोजेज भी बता देती हूँ। और अगर आपको स्लीप इशू भी है और ब्रेन फॉग भी है, और अगर स्लीप इशू नहीं है और स्ट्रेस है और खाली ब्रेन फॉग भी है, तो जो मैग्नीशियम का केमिकल BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, वो थ्रियोनेट होता है। आप मैग्नीशियम थ्रियोनेट लेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम की जो मिनिमम डोज होती है वो 200 मिलीग्राम होती है, लेकिन अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम है, आपने 400 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम भी सेफ है। बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिसमें मैं अपने पेशेंट्स को, बहुत कम केसेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के, मैग्नीशियम को स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल भी कहा जाता है बाय द वे, जिनको मैं 600 या 700 मिलीग्राम देती हूँ। अलबत्ता अपनी प्रैक्टिस में शायद ही आज तक कितने सालों में मैंने 2 या 3 लोगों को 600 या 700 मिलीग्राम दिया। 400 to 500 मिलीग्राम इज एनफ। आई वुड रिकमेंड इफ यू आर अ प्रोडक्टिव इंडिविजुअल, अगर आप जिंदगी में एक परफॉर्मर हैं, हर एक को मैग्नीशियम लेना चाहिए। तो मैग्नीशियम की जो कमी है, इसके आपकी बॉडी पर क्या असरात हो रहे होते हैं मनफी? अच्छा, मैग्नीशियम क्योंकि जिस समय अभी मैं इससे पहले भी बताई थी 300 से ऊपर फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है, तो बड़ी इजी चीज़ें हैं जिससे आप सेंस कर सकते हैं कि मुझे मैग्नीशियम की कमी हो रही है। अगर आपको सुबह के टाइम, याद रखिए, कुड़लें पड़ती हैं ना, या क्रैम्प्स पड़ते हैं जिसको आसान लैंग्वेज में कहते हैं, तो आपको पोटेशियम की कमी है। अगर रात के टाइम सोते पड़ती है ना, आप लेटे हैं, सोए हैं, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा गोश्त कोई काट रहा हो, है ना, और मुसलसल आप हरकत में रखते हो अपनी टांग, क्योंकि वो सुकून नहीं। अच्छा, जो रेस्टलेसनेस होती है ना, वो B1 की कमी होती है, उस पर भी कभी बात करेंगे। उसके लिए बेनफोटामीन लेना होता है, लिपिड सॉल्युबल फॉर्म, जिसमें चैन नहीं आ रहा होता और इंसान चलना शुरू कर देता है, दैट इज B1। ये वाली जो है ना, जो आपको पेन हो रही होती है रात को, ये मैग्नीशियम की कमी। अगर आपको बहुत ज्यादा फटीग रहती है, ये मैग्नीशियम की कमी है। ब्रेन फॉग रहता है, ये मैग्नीशियम की कमी है। कब्ज होना, आपके पास जहाँ और भी चीज़ों की कमी हो सकती है, बाइल एसिड की कमी हो सकती है, B1 की कमी हो सकती है, स्टमक एसिड की कमी हो सकती है, वहाँ ये मैग्नीशियम की भी कमी हो सकती है। मैं काउंट नहीं कर सकती उंगलियों पे जितने पेशेंट्स का मैंने कब्ज का इलाज किया मैग्नीशियम सिट्रेट और B1 दे के, कुछ भी नहीं। और इतने सालों से बेचारे स्काइलेक्स और लेग्जेटिव्स ले रहे थे, जरूरत ही नहीं थी लेग्जेटिव्स लेने की, ठीक है। और इतने सारे मिसडायग्नोस्ड केसेस ऑफ डिप्रेशन। आपके डिप्रेशन डेफिनेटली एक डिजीज है, पैथोलॉजिकल डिप्रेशन एग्जिस्ट करती है, साइकियाट्रिस्ट एक बहुत रिस्पेक्टेबल शोबा है और उसकी जरूरत भी होती है, ठीक है। लेकिन जहां जरूरत नहीं भी होती है ना, अनफॉर्चुनेटली मिसडायग्नोस्ड जो केसेस है ना आपके पास मिनरल्स की कमी के, मैग्नीशियम की कमी से आपको डिप्रेशन हो सकता है, विटामिन D की कमी से डिप्रेशन हो सकता है, B12 की कमी से आपको डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ अगर आप प्रोटीन ज्यादा नहीं लेते हैं, प्रोटीन कम लेने की वजह से आपको डिप्रेशन, मतलब बॉडी आपकी कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करती है। अच्छा, मुझे सहर ये बताइए, किस उम्र के लोगों को ज्यादा ये जो पिंडली का इशू है, ये जो दर्द है, जो चार्ली हॉर्स आपको पेन होता है, वो होता है, और साथ ही साथ अगर फौरी इंस्टेंट इलाज हमें चाहिए, हल चाहिए, तो क्या करें? 2 दिन आप मैग्नीशियम लें, 2 दिन में आपकी पेन जो है वो ठीक हो जाती है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट हाईली एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मत लें आप, और मैग्नीशियम की सल्फेट ग्लाइसिनेट जितनी भी फॉर्म्स है हाईली एब्जॉर्बेबल है, आप उन्हें 2 दिन में ठीक हो जाता है। अच्छा, एज आफ्टर 35-40 आपकी बॉडी एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाती है। मैं तो कहती हूँ हर एक को लेना चाहिए, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब अगर कोई एथलीट है या बच्चे हैं, जिस तरह बच्चों को तो आपने बिल्कुल भी सप्लीमेंट नहीं देना है, बच्चों को मैग्नीशियम आप डेयरी से दे सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से दे सकते हैं, उनकी डाइट आप अच्छी रखें। लेकिन अगर कोई एथलीट है, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई एथलीट आएगा जिसकी एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा है, मैं उसको मैग्नीशियम रिकमेंड करूंगी, बिकॉज आप देखें ना मसल्स हर वक्त कितनी ज्यादा हरकत में है, आपको मैग्नीशियम कैल्शियम बैलेंस चाहिए। एथलीट्स का तो जैसे प्रोटीन लेवल वगैरह भी बहुत ज्यादा हाई होता है। आई थिंक आफ्टर एथलीट्स की आपने बात की, बताएं कि स्ट्रेचिंग से ये पेन दूर हो सकती है या कम हो सकती है, या कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं? देखिए, स्ट्रेचिंग आपके जिस्म में किसी मिनरल की कमी तो पूरी नहीं करेगी ना। स्ट्रेचिंग क्या करेगी? स्ट्रेचिंग जो जबरदस्त काम करेगी वो ये करेगी कि वो आपके मसल फाइबर्स को स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके मसल फाइबर्स को फंक्शन करने के लिए कोई मिनरल चाहिए, कोई न्यूट्रिएंट चाहिए, मैं वो मिनरल और न्यूट्रिएंट खा ही नहीं रही हूँ, तो स्ट्रेचिंग क्या करेगी? अगर मैं वर्जिश, बल्कि उल्टा मुझे और ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि अब मैं अपने मसल फाइबर से बहुत ज्यादा काम भी करा रही हूँ और उसको जिस चीज की जरूरत है मैं वो भी नहीं दे रही। अब जैसे जो लोग बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, अगर उनमें प्रोटीन की कमी हो, उनको या रनर्स नहीं हो जाता है, या उनका कोई टेंडन हिल जाता है, या उनको कुछ ना कुछ हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन ठीक तरह नहीं ले रहे होते हैं। तो अगर ऐसे इंसान से आप ज्यादा वर्जिश कराएंगे, वो तो प्रॉब्लम में नहीं आ जाएगा। इसलिए न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट देखो साइड बाय साइड। अच्छा सर, मुझे इसके अलावा ये भी बताइए, क्या ये जेनेटिक्स में ट्रैवल करती है ये चार्ली हॉर्स? क्योंकि हमने अमूमन ऑब्जर्वेशन में देखा है कि जिनके फादर को हो उनके बच्चों को भी होता है, फिर आगे प्रोलॉन्ग ये चीज चलती रहती है। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जेनेटिक में मैग्नीशियम की कमी ट्रैवल नहीं करती है। जेनेटिक्स में आपका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ट्रैवल करता है, आपकी गट हेल्थ ट्रैवल करती है, ठीक है ना। अब जैसे अगर पेरेंट्स की गट हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी तो उनके भी न्यूट्रिएंट्स इतने अच्छे एब्जॉर्ब नहीं होते थे। अगर आपकी भी जेनेटिक
Well said. डीएनए इतना अच्छा नहीं है, आपके भी न्यूट्रिएंट्स उतने अच्छे एब्जॉर्ब नहीं होंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहती हूँ जेनेटिक्स में तो डिजीजेस होते ही हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, डिप्रेशन आ जाती है, डायबिटीज, चीजें आती हैं, ठीक है। लेकिन मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि जी खानदान में बीमारियां नहीं है, खानदान में गंदी आदतें हैं। आदतें बदलें, बीमारियां बदल जाएंगी, ठीक है। डाइटरी इश्यूज हमारे ज्यादा हैं, बिल्कुल, वही जिसकी अगर आप वजह से। अडॉप्ट करते अच्छा, आपने सहर सप्लीमेंट्स की भी बात की, जी। बताइए कि कौन सी ऐसी खुराक है जो कि बहुत बेनिफिशियल हो सकती है इस तरह के पेन में? अच्छा, मैग्नीशियम डाइट से बहुत स्लो एब्जॉर्ब होता है, इसलिए मैग्नीशियम का सप्लीमेंट मैं जरूर रिकमेंड Okay. करती हूँ। लेकिन डाइट में जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर आपको डेयरी सूट करती है तो ये इंतहाई रिच होते हैं मैग्नीशियम में, और आप इनको एज अ सोर्स ऑफ मैग्नीशियम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म लें, तो ग्रीन पाउडर्स को डेली बेसिस पे, जैसे मैं 2 पाउडर्स आंवला और मोरिंगा मेरी डेली डाइट में इंक्लूडेड रखती हूँ, ये सोच के कि मैं पोटेशियम और मैग्नीशियम किसी फॉर्म में तो ले रही हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल, पोटेशियम की जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट होती है ना, वो आपकी तब पूरी होती है जब आप दिन में 7 कप ऑफ ग्रीन लीफ लें। क्या आप ले Oh सकते my हैं? आप, God, मैं ले नहीं। सकती हूँ, Practically तो ऐसा हम नहीं possible ले नहीं है। सकते, बिल्कुल। तो फिर ग्रीन पाउडर्स इज अ ग्रेट आइडिया। बिल्कुल You ठीक, know, बहुत it's really शुक्रिया सहर, आपकी Thank you so मौजूदगी का। बहुत सारा नॉलेज बहुत कम टाइम में हमें मिल जाता है सहर से। और जैसे कि सहर ने भी कहा कि अपनी आदतों को बेहतर बनाइए, क्योंकि ये आदतें आपके जेनेटिक्स में ट्रैवल करती हैं और आपको कहीं ना कहीं बीमारी का शिकार कर देती हैं। तो अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। आपने नाजरीन कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, बचपन में हम जब कभी जादू का लफ्ज़ सुनते थे तो जहन में फौरन काले कपड़े, तावीज़, जंतर मंतर या फिर कब्रिस्तान का तस्वुर उभरता था और दिल में एक अजीब सा खौफ भी बैठ जाता था। जादू तब भी था, मगर छुपा हुआ, खुफिया और पुरस्कार। मगर आज के दौर में हम देखें तो जादू का रंग, शक्ल और अंदाज सब कुछ ही तब्दील हो चुका है। यानी हम ये कह लें कि जादू भी डिजिटल हो चुका है, तो ये गलत नहीं है। जी हाँ, जादू ना आजकल किसी जंगल में होता है, ना ही किसी सुनसान कमरे में। अब तो ये जादू मोबाइल की स्क्रीन्स पर हो रहा है, टिकटॉक की वीडियोस में हो रहा है, इंस्टा रील्स पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी खुलेआम बिक रहा है। कभी कोई मैजिक स्पेल सिखा रहा है, कोई कभी तावीज़ आपको डीएम में भेज रहा है, कोई मोहब्बत का जादू दिखा रहा है, या कोई दुश्मन को बर्बाद करने के तरीके भी सिखा रहा है। और अलमिया ये है कि हमारी नौजवान जो नस्ल है इसको ट्रेंड समझ रही है और इसको फॉलो कर रही है। आज के सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया पर बेचे जाने वाले जादू की हकीकत क्या है, साथ हम खुद को, अपनी और औलाद को इस गुमराही से किस तरह महफूज रख सकते हैं। तो इन सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माइंड इंजीनियर मोहम्मद अली साहब। अली साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। अली साहब, आजकल सोशल मीडिया पर जादू, तावीज़ और स्पेल्स की जो वीडियोज़ हैं ये बड़ी आम हो गई हैं। आपके ख्याल में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सब महज तफरीह है या वाकई लोग इन बातों को सच समझने लगे हैं? पहली बात तो आपने वो काले कपड़ों की बात की तो मैं आज इत्तेफाक से काले पहन गया। लेकिन आपने थोड़ा सा फर्क रखा है आपने बेस को। अपना अटायर वैसा रखा है, ठीक हो गया। तो अब मैं धुआं यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। हाँ। ठीक है, फिर मैं कहूँगा आप सो रहे हैं, फिर मैं कहूँगा अपने पैसे मुझे दे दो। राइट, ये सब कुछ होना चाहिए ना। देखो, बेसिकली जादू बरहक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू हुआ था, ये हम सब जानते हैं। उसके ऊपर अल्लाह ने वो मौज़तैन उतारी थी, जो जिसकी वजह से उसका अल्लाह के नबी ने उसके वसीले से उनका वो किया। सो मेरा कहना, हमारे यहाँ पर हम इस चीज़ को मजाक समझते हैं। हारूत और मारूत को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा था तो वो दोनों फरिश्तों ने आके जादू ही सिखाया था ना, ब्लैक मैजिक सिखाया था। राइट, बिल्कुल। तो हम समझते हैं ये मजाक है। और वो क्यों सिखाया था? क्योंकि वो इम्तिहान हो रहा था उनका भी और आगे भी। ठीक है, ये जितने भी लोग टिकटॉक पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो पहली बात ये कि हम लोगों को ना एज अ नेशन एक बीमारी है, जिस बीमारी को कहते हैं कि मैं उसको ये नाम देता होता हूँ कि मुझे अपने पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो मैं समझता हूँ सब चोर हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं हर एक बाबे के पास जाऊँगा, बंगाली हो, फारसी हो, ईरानी हो, जो भी मर्जी हो, बाबा जी मुझे ये दे दें, बाबा जी मुझे वो दे दें। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा रब पे नहीं है, हमें सब पे है, रब पे नहीं है। ठीक है, ये हम इतनी आसानी से इस दलदल में गिरते चले जा रहे हैं जादू की। और ये जो आपने जो सवाल किया कि ये टिकटॉक पे और इन चीज़ों पे जो रील्स पे चल रही हैं, क्यों? क्योंकि ज़ईफ़ुल एतकादी उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि हम हर फ्रॉडिये को आमिल समझते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और मैंने बड़ा लफ्ज़ सोच समझ के यूज़ किया फ्रॉडिये का। और वो भी आपकी कमजोरी का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई आपको जहनी दबाव है, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है आप पे जादू है। ठीक है, लेकिन वो भी आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाएंगे। आपका फेथ कमजोर है, वो आपको कहेंगे जी आप पर जादू है। तो ये किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि हमें जहनी दबाव है या हम पर सच में असरात हैं? देखो, उसका ना मैं आपकी छोटी बात बताऊँ, मैं साइकोलॉजी वालों को ना एक बात समझाता होता हूँ। साइकोलॉजी में
अगर किसी को फोबिया है ना छिपकली का, कॉकरोच का, तो उसका इलाज करने के लिए उसको 3 से 6 महीने का टाइम चाहिए होता है। हम NLP के अंदर 15 से 20 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह इसको ठीक कर लेते हैं। अच्छा, ठीक नाउ मैं लोगों को पहले कहता था यार 15-20 मिनट में ठीक होगा ना, कहता था जी पैसे किस चीज़ के देने हैं, ठीक। हाँ, अब 3 सेशन कहो ना, अगर जी 3 सेशन लगेंगे, हाँ सर ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, हम पेमेंट देंगे आपको। सही। तो हमारे लोगों का ये ट्रेंड है कि वो बाबा जो उनको डराएगा उस बाबे को वो पैसा देंगे, ठीक है। ठीक हो गया। और वो पैसा निकलवाना का आर्ट उसको आता है। मेरे नाना अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें कहा करते थे, बेवकूफ़ बनाने वाला होना चाहिए, बनने वाले बहुत हैं, ठीक है। सो अब ये जो लोग हैं हो ये रहा है कि 95% केसेस जो जादू जिन्नात के हैं, आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली वाउच ऑन दिस, दे आर साइकोसिमेट्रिक डिसऑर्डर्स, दे हैव नथिंग टू डू विद इट, ठीक है। हमारे यहाँ पर एक बड़े एक साहब थे, जब खैर वो फौत भी हो गए, अल्लाह उनको मगफिरत करे। वो छिपकलियों के नाम पे लोगों को कहते थे छिपकली आई ख्वाब में, हो तुम तो मर जाओगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। ओ भाई ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, राइट। लेकिन चूंकि वो बचपन से हमें छिपकली छिपकली से डराया गया है, हमें वो चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो हमारा माइंड उस चीज़ को नॉर्मलाइज करके, डिसेंसिटाइज करके एक्सेप्ट कर रहा है कि ये चीज़ होगी। अब मुझे पता है कि उज़ैर ने डरना है छिपकली से, तो मैंने इससे क्या कहना, मैंने कहा आपके ख्वाब में छिपकली आई थी ना? हाँ आई थी। ओह अच्छा, तो फिर आपके साथ तो बहुत बुरा होने वाला है। अब आप मुझे इतने पैसे दो, मैं अमल करूंगा। ये फ़ौरन, अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं कोर्स के लिए मुझे किसी ने कॉल की कि सर ये कोर्स करना है, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम इतने का इंग्लिश में आई है तो उसकी कुछ एक्सरसाइजेस तुम इंग्लिश तुम्हें आती है? तो कहता है ऐसे छोड़ें यार, कोर्स क्या करना है, आप ऐसा करें, कोर्स आपका महंगा है, मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, आप मुझे ये बताएं, मुझे लगता है कि मेरे पे किसी ने बंदिश की हुई है, उसका आप इलाज करेंगे, कितने पैसे? मैंने कहा अच्छा कोर्स का, मैंने कहा यार वो इतने हज़ार का है, लेट्स फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी इलाज के लिए वो मान गए, इलाज के लिए वो कहता है कि वो लाखों में दे दूंगा। ओहो, हाँ, कहते उसके पैसों की फिक्र ना करना। तो अब हम इल्म नहीं लेना चाहते ना, हम आमिल लेना चाहते हैं। वो आमिल कामिल नहीं है। वो अच्छा ये अली साहब हम देख लें तो इनका तरीका वारदात क्या है सोशल मीडिया पर, किस तरह से ये अगले बंदे को इन्फ्लुएंस करते हैं? पहले तो हम देखते थे ना कि आप गए हैं, वो आपको ऐसे कोई 10 सिम्टम्स बता देंगे, उनमें से एक ना एक आपको लाजमी होगा, तो वो कहेगा जी देखा मेरा अंदाजा कितना सही था, आप इसका शिकार है। अब ये किस तरह से काम कर रहे हैं, इन्होंने किस तरह से जिद्दत लाए हैं अपने काम में? वो जिद्दत से लाए हैं कि देखो ये अब आपको कर रहे हैं एजुकेशन के नाम पे काम हो रहा है। सही, वो एक्चुअली एजुकेट नहीं है, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। अच्छा। एजुकेशन किस चीज़ की है, आपको बताएंगे कि जी ये सिम्टम्स होते हैं लोगों में, ये जिसमें ये सिम्टम दो उसको ये जादू है, जिसमें ये सिम्टम दो उसको ये नज़र लगी हुई। अब वो सिम्टम्स ज़रूरी नहीं कि वही, फॉर एग्जांपल OCD का मेरे पास एक केस आया, वो बंदे को झाड़ू मार मार के उसका सत्यानाश किया हुआ था धुएं दे दे के। वो बेचारा सिंपल OCD था यार, ठीक है। OCD को आप, या एक स्किज़ोफ्रेनिक है, उसको आप बताएं कि ये चीजें आ रही हैं, वो स्किज़ोफ्रेनिक है, तो वो स्किज़ोफ्रेनिक है, उसको दवाई चाहिए। आप उसको मैं देखिए अली साहब, ये मुझे ऐसा लगता है ही दिमागी इशू आपका, कि आपकी सोच क्या है, आप किस तरह चीजों को परसीव कर रहे हो। मुझे ये बताइए, वो लोग जो जिनकी बात तावीज़ से शुरू होती है और उनके मसाइल तावीज़ पे ही ख़त्म हो जाते हैं, और वो हर चीज़ का हल तावीज़ में ढूंढते हैं, तावीज़ लेते हैं, पहनते हैं, पीते भी हैं बहुत सारे लोग, तकिए के नीचे रख के सोएंगे, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे और क्या इनका इशू है और ये इलाज कैसे हो सकता है इन लोगों का? सबसे पहले तो मैं कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, देखें बात ये है, मेरे रब ने ये कायनात असबाब की बनाई है, लेकिन मुसब्बब असबाब वो है। अब इन तावीज़ों को, मैं एक पीर साहब से मेरी बात हो रही थी कि वो कहने लगे हम तावीज़ देते हैं, तो मैं कहा आप तावीज़ क्यों देते हैं, ठीक। कहने लगे अली भाई बात ये है, आप तो पढ़े लिखे बंदे हो, प्लेसिबो का पता है ना क्या होता है? मैंने कहा हाँ पता है मुझे। प्लेसिबो बेसिकली जब आप दवाई बनती है ना, कोई नई दवाई जी, तो उस दवाई में 60% लोगों को खाली पानी पिलाया जाता है, खाली कैप्सूल दिया जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, और 40% लोगों को एक्चुअल दवाई दी जाती है। रिजल्ट्स ये कहते हैं कि वो जो 60% हैं उनमें 60% ठीक हो जाते हैं, और जो ये 40% जिनको असल दवाई मिल रही होती है, ठीक है, उनमें से सिर्फ 40% यकीन की बात कहा जाए इसको, हाँ। तो वो कहते हैं कि यार वो मैं उनको प्लेसिबो देता हूँ, कहता मेरे तावीज़ खोल के देख लो, अंदर कुछ नहीं लिखा होता। मैंने कहा लेकिन ये जो आप कर रहे हो ना, ये इतना बड़ा जुल्म कर रहे हो कि वो अब उनका यकीन उस कागज पे आ गया है, रब पे नहीं रहा, ठीक है। सो ये बड़ी बेचारा पता नहीं उस तावीज़ का कितना एहतराम कर रहा है, कहीं जा रहा है तो उसको उतार के जा रहा है, बड़े तमाम से उसे कहीं रख रहा है साफ सुथरी जगह काबे में वो खड़े हो ना, वो कहते हैं यल्ला हबीबी यल्ला यल्ला हाजी यल्ला, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो उसका भी एहतराम कर रहे होते हैं भाई, ठीक है। सो ये समझना इन लोगों को बड़ा ज़रूरी है कि अगर तावीज़ों में इलाज होता तो ये बाबे दुनिया के अमीर तरीन लोग होते, सेहतमंद होते, इनको ना कैंसर होते ना बीमारियाँ होती, अपना इलाज ये जाके डॉक्टरों से करा रहे हैं, आपके ऑनलाइन फंड ट्रांसफर पे ना बैठे होते हैं। भाई मैं आपको एक
छोटी सी मिसाल देकर ख़त्म करता हूँ बात को। मेरे पास एक अभी पिछले दिनों मेरा सिल्वा का कोर्स काफ़ी वायरल हुई चीज़ें, तो एक पीर साहब आके मेरे बैठ गए, ठीक है, और मुझे कहने लगे कि जी मेरे इतने सैकड़ों में आस्थानों का मैं गद्दी नशीन हूँ, मुझे ये इल्म सिखा दें। मैंने कहा यार आपके पास तो मोकलात हैं, पीर हैं, आप तावीज़ देते हैं, आपको मेरे इल्म की क्या ज़रूरत है? कहता है सर कुछ नहीं है, दसना ना किसी ने। ये मैं आपको फैक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ। ये तो फिर आप पीर से ज्यादा पीर ही कह सकते हैं। हाँ। मंगल बुद्ध लोगों के लिए बन गए। अच्छा अली साहब, ये भी ज़रा बताइए, तावीज़ों की तो हमने बात कर ली, ये जो ऑनलाइन आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हमारा फोकस इस पे है, जो सोशल मीडिया पे लोगों को कैप्चर करने के लिए बैठे हुए हैं जाली लोग, जनाब हम आपके बिहाफ पे, आप हमें पैसे दें, हम चिल्ला कशी करेंगे, जनाब वहाँ जाके कब्रिस्तान में चिल्ला काटेंगे, दूर बयाबान में काटेंगे, उसके लिए जी बड़े पैसे लगेंगे, हमारी बड़ी स्ट्रगल लगेगी। इनका किस तरह से इलाज कर सकते हैं और इनसे किस तरह से बचना चाहिए आपको? देखो पहली बात तो ये कि ये तो है ही रॉन्ग नंबर्स ना, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इलाज उनके होने की जरूरत नहीं है, इलाज उनकी जरूरत है जिन्होंने उनको बाबा बनाया हुआ है, ठीक है। वो तो बेवकूफ बनाने वाले हैं ना, जो बेवकूफ बाबे की पैर होल पे हो, अपने ही 2-4 लोग छोड़े होंगे, घेर के लाओ बंदे मेरे पास। लेकिन वो इसी तरह जो घिर के जा रहा है, असल में तो प्रॉब्लम उसके अंदर है, राइट, कि वो जा क्यों। देखो मैं जिस तरह कहता होता हूँ, मैंने आज तक कभी किसी पुलिस वाले को रिश्वत लेते नहीं देखा। वो कहते हैं वो कैसे, मैं कहा मैंने कभी गलत काम किया नहीं, वो रिश्वत मुझसे लेता नहीं, ठीक है। तो अब आप जब उनके पास जा रहे हैं तो उनकी तो दुकान है, वो चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, दुकान उन्होंने चलानी है। हाँ। आपको एक बात से ये ज़हन में नशीन हो जानी चाहिए कि जो बंदा आपको रब से हटा के सब से जोड़े वो रॉन्ग नंबर है, फुल स्टॉप, ठीक है। वो ऑनलाइन कर रहा है या वो ऑफलाइन कर रहा है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाना है। भाई इस्तिखारा लोग कहते हैं जी मैं फलाने से इस्तिखारा करा लें, फलाने जी ये भी सर्विस दी जाती है। इस्तिखारा आपके अपने किए बगैर फायदा ही कोई नहीं है। ये अच्छा या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवा लो, जाओ ऊपर, ठीक है, तो या खुद करो यार। ये कौन सा इस्तिखारा, तो यानी कि इवन माँ बाप का जो इस्तिखारा है उसमें भी कहते हैं जिसकी शादी होनी है बच्ची खुद करे अपने लिए इस्तिखारा, राइट। तो जब ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। अली साहब मुझे ऐसा लगता है कि इस सारी चीज़ें में ना, इन सारी सूरत हाल में मीडिया का भी बड़ा अहम किरदार है। जिस तरह टेलीविजन पे भी बैठ के बहुत सारे हमारे नीचे इदारे हैं, जमजम वाला वो जो एक बात हुई थी, मीटर पे लिखें आपका बिजली का बिल कम आएगा, इस तरह की जो चीज़ें आप टेलीविजन के थ्रू प्रमोट कर रहे हो, वो जो हमारी ऑडियंस देख रही है, आपका नेशनल टेलीविजन है, ये भी लोगों के माइंड पे एक बुरा असर क्रिएट करती है, उनके फेथ को कमजोर करती है और मजाक बन जाता है, हमारा रिलीजन मजाक बन जाता है। 100% करती है। उसकी मैं आपको सिंपल सी एक डेफिनेशन बताता हूँ। डू यू नो व्हाट इज हिप्नोसिस? अगर आप में से किसी को पता हो व्हाट इज हिप्नोसिस, अगर मैं आपसे पूछूं। हिप्नोटाइज करना किसी को, क्या होता है हिप्नोटाइज करना? आपके माइंड को कैप्चर कर लेते हैं। जी नहीं, हिप्नोसिस की जो डिक्शनरी की डेफिनेशन है ना, वो है एनीथिंग दैट यू हैव एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चनिंग इज कॉल्ड हिप्नोसिस। हर वो चीज जिसको आपने सवाल नहीं किया और आपका माइंड किसी ने कैप्चर कर लिया। हाँ। मसलन डॉक्टरों का आजमूदा, ठीक है, मसलन दाग अच्छे हैं, मसलन फलाना, मसलन फलाना, मसलन ये जो भी आपने बात की, ठीक है। अब क्या है, ये जो स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन वो ऑथेंटिसिटी दे रही है। चाहे मैं जितना मर्जी बड़ा जाहिल हूँगा, मेरी जहालत को आपको यहाँ पे बिठा दिया, अब आप जो बोलेंगे वो हकीकत है, ठीक है। और उसको वो देखने वाला सामने से ये समझ रहा है कि यार ये जो बातें हो रही है ना ये सही है। वो ये नहीं देख रहा कि जो असल बंदा है वो कौन है, वो ये देख रहा है सब जो कर रहे हैं वो एक ही बात है, ठीक है। अब ये इतना बड़ा जुल्म है जो काम सोशल मीडिया पे भी वायरल लोग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो पेन पॉइंट्स बेचते हैं। मुझे एक बंदे ने यहाँ पर, जब मैं नया पाकिस्तान वापस आया ना, 2018 की बात है, तो एक बहुत बड़ा नाम है यहाँ का, उसने मुझे कहा यार अली भाई आपने ना 2 काम करने हैं। एक, अपने आप को इनएक्सेसिबल बना लेना, आपको कोई अप्रोच ना कर सके। आप खुद भी फोन उठाओ ना तो कहना वो बाहर गए हैं, दोबारा आप कॉल कर लेंगे। अच्छा। दूसरा उसने कहा ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल, नहीं ब्यूरोक्रेटिक कहता है, इससे लोगों आपकी वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा उसने कहा कि आपने इल्म नहीं बेचना, आपने इन लोगों को इनके पेन्स बेचो, इनकी मिजरियां बेचो, ये आपको सर पे बिठाएंगे। ये वो कौम है जिसको जितना आप जख्म कुरेदोगे ये उतनी आपको ऊपर करेगी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों काम नहीं किए अल्लाह के करम से, लेकिन बाकी सारे ये काम कर रहे हैं, पूरे यकीन से कर रहे हैं और हम करवा रहे हैं ना। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नाजरीन अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, कि हिम्मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक इंतहाई अहम इशू की। तो अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असला दहशतगर्दों के हाथ लग गया है और दहशतगर्द ये असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने लगे हैं। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक करते हुए अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में बताया है कि गुज़िश्ता माह बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले में दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद छोड़े गए हथियारों का इस्तेमाल किया।
वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सनतकार कॉलेट की बनाई हुई एक M4A1 कार्बाइन राइफल हमले की जगह से मिली है और राइफल के सीरियल नंबर से यह जाहिर होता है कि ये अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज को भेजे गए अरबों डॉलर मालियत के हथियारों का हिस्सा थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा बड़ी तादाद में दहशतगर्दों के हाथ लग गया है और पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर जंगजू अमरीकी हथियारों और सामान से लैस हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट ने हथियारों के ताजरों और सरकारी अहदेदारों के हवाले से ये रिपोर्ट किया है कि अमरीकी राइफल्स, मशीन गनों और नाइट विजन चश्मों का असल मकसद अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने में मदद करना था, लेकिन अब ये हथियार दहशतगर्द ग्रुप्स पाकिस्तान के खिलाफ ही हमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आलमी अमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब। बहुत शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, 2021 में अमरीकी अफवाज से छोड़ा गया असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने लगा है, जिसकी तस्दीक अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी कर दी है। अमरीकी असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का जिम्मेदार कौन है और इसके साथ साथ आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया नजफ। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि अमेरिका का जो सफ़े अव्वल का अखबार है, जो इंतहाई मौसर और मोतबर समझा जाता है, उसने भी इस बात की तस्दीक की है जो पाकिस्तान काफ़ी अरसे से ये मौक़िफ़ अमरीकी हुकाम के साथ उठाता रहा है कि पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा देखने में आया है, उसमें बेशतर कार्रवाइयाँ खुसूसन जो TTP कर रही है वो अमरीकी असलहे के ज़ेर इस्तेमाल हो रही हैं। और इससे तीन बातें साबित होती हैं। पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही गैर मोहतात और गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल है अफगान हुकूमत का कि वो जो अमरीकी असलहा अमरीकी अफवाज छोड़ के गई थी, उनको उन्होंने जिम्मेदारी के साथ महफूज नहीं किया और ये इंश्योर नहीं किया कि वो गैर महफूज हाथों में ना जाए। दूसरी बात ये इससे ये भी साबित होती है कि जो TTP है उसके बिल्कुल खुले बंदों उनको ये असलहा दस्तियाब है। इसका यूँ लगता है कि जो अफगान तालिबान की हुकूमत है उसके कंट्रोल में जितना अमरीकी असलहा है वो दरअसल आम कर रहे होते हैं, TTP को प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आप जाएं, जाके पाकिस्तान के अंदर हमला करें और इन हथियारों को इस्तेमाल करें। लेकिन इसमें तीसरा जो पहलू थोड़ा सा खुशाइंद है वो ये है कि जैसे ही ट्रंप इंतजामिया बरसर इक़्तिदार आई है तो उसने इस बड़े पैमाने पे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अमरीकी असलाह छोड़ के अमरीकी अफवाज का इनखला करने का जो फैसला था उसको बहुत ही बड़ी गलती करार दिया है। और बल्कि जो मौजूदा अमरीकी वजीर दिफा हैं उन्होंने तो ये तक कहा है कि जो लोग इस फैसले में शरीक थे उनकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्योंकि इसके नतीजे में दोबारा से अफगानिस्तान दोबारा से इस खित्ते और आलमी अमन के लिए एक दहशतगर्दी का मरकज भी बन गया है। बल्कि मैं आपको ये भी बताते चलूं, जो मौजूदा अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबाल, उन्होंने एज अ कर्नल 23 साल अमेरिकी अफवाज में सर्व किया है और इन जगहों पे वो पोस्टेड भी रही हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो असलहा इतने बड़े पैमाने पे अमेरिका में अमरीकी अफवाज छोड़ के गई थी और जो अब दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अब दोबारा से अफगानिस्तान इतना बड़ा दहशतगर्दी का मरकज बन गया है कि ऐन मुमकिन है कि अमेरिका को दोबारा अफगानिस्तान की तरफ रुजू करना पड़े। तो मैं समझता हूँ अभी हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी जो आला अमरीकी हुकाम और जो US कांग्रेसमैन की मुलाकातें हुई हैं, मैं समझता हूँ कि ये मामला वहाँ पे भी उठाया गया है और पाकिस्तान और अमेरिका दोनों में ये तशवीश पाई जाती है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी बहुत बढ़ रही है जो कि इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरा है और इसका सद्देबाब करने में मैं समझता हूँ दोनों मुल्क आगे बेहतर अंदाज में ताउन भी कर सके। बिल्कुल ठीक है सर, इस मामले की इंक्वायरी भी हो रही है और जिम्मेदारों का तयन भी होना चाहिए क्योंकि बड़े मोहलिक हथियार हैं। हमने देखा कि थर्मल गन्स हैं और दीगर इस तरह के हथियार हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ हुए हैं। और वैसे तो प्रैक्टिस यही रही है कि जाते हुए जब आर्मी जाती है, ख़ासतौर पर अमेरिका की किसी जगह से निकलती इनखला करती है, तो इस असलहे को तबाह कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सर, क्या अमरीकी अफवाज के छोड़े गए हथियारों का दहशतगर्दों के हाथ लगना बैनुल अक़वामी कवानीन और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी नहीं है क्या? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये इस बात का बिल्कुल खुला सबूत है
कि अफगान तालिबान जो है बजाय इसके कि उस असलहे को महफूज करे ताकि खुद उनकी सरहदें महफूज हो सकें, उनके मुल्क में इस्तेहकाम आए, वो खुले बंदों ये असलहा फराहम कर रहे हैं टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को, जो कि बराह रास्त बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। और अभी जैसा जाफर एक्सप्रेस की बात की गई, जो बलोच दहशतगर्द हो चाहे टीटीपी हो, इन दोनों को इन अमरीकी असलहे का जो हुसूल है वो इतना आसान और सहूलत के साथ इस बात का सबूत है कि अफगान जो हुकूमत है वो खुलकर पुष्पनाही आलमी दहशतगर्द तंजीमों की कर रही है। और ये न सिर्फ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है बल्कि आलमी अमन और सलामती के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है, जिसके लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान, इस खित्ते के ममालिक, आलमी ताकतों को मिलकर अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। अच्छा अली साहब, ये भी बताइए सूरत हाल में क्या पाकिस्तान को अमेरिका या नेटो से बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए? एक तो ये हो सकता है, साथ ही साथ या आप समझते हैं ये मामला सिफारती अंदाज से भी हल हो सकता है या होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि आला तरीन सतह पे ये मामला वैसे ही उठाया जा रहा है, जाता रहा है। अभी जिस तरह मैंने जिक्र किया कि चंद दिन कबल जो आला सतही यूएस कांग्रेस का वफ्द जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी मिला है, और इससे कबल स्टेट डिपार्टमेंट की भी आला हुकाम पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, और वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि जो साबिक इंतजामिया की बहुत बड़ी एक गलती थी और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल था, इसका एहसास मौजूदा इंतजामिया को है। और उन्होंने भी अफगान हुकूमत पे जोर दिया है कि ये असलहा अमरीका को वापस किया जाए, और साथ ही साथ वो भी ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी कम हो, क्योंकि आप जानते हैं अभी जो रिसेंटली अमेरिका की जानिब से पहला अहम तरीन पॉलिसी दस्तावेज सामने आया है जो यूएस कांग्रेस में प्रेजेंट किया गया है, जो कि एनुअल इंटेलिजेंस असेसमेंट है तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज की, उसमें दहशतगर्दी को सबसे बड़ा अमेरिकी सलामती के लिए खतरा करार दिया गया है। बिल्कुल, सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब आपके वक्त का, और बड़े आपने ऐसा समझाया कि मसला पैदा कहाँ पर हो रहा है। और यकीनन हम ये देख रहे हैं कि सवालिया निशान है कि किस तरह से अमेरिका ने इतना मौलिक हथियार जो थे वो अफगानिस्तान में छोड़ दिए, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, और अब दूसरी जानिब जो अफगान हुकूमत है वो अपने दिफा की बजाय जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ ये हथियार फराहम कर रही हैं, और अब ये जो आग लगी है इसको बुझाना भी उनके काम है जो इसको लगाने वाले हैं। इसी बात के साथ हमें प्रोग्राम से दीजिए आज के दिन के लिए इजाजत। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।